ये ठीक है, कभी भी। अथर्व मुस्कुराया। उसे इस छोटी सी रकम की परवाह नहीं थी। इसके अलावा उसे कुछ बातें इन चंद लोगों से पूछनी थीं। क्या परवाह है या क्या परवाह है? अब हम भाई हैं, लेकिन चूंकि आप नए हैं, इसलिए नियमों के अनुसार आपको हम चारों को भोजन करवाना होगा, फैजान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चलो अभी करते हैं, मुझे भूख लगी है, रशिक ने तुरंत कहा। फिर कुछ शर्मिंदा होकर उसने अथर्व से कहा, भाई अथर्व वाकई बहुत उदार हैं। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगा। चलो चलें, इसके बारे में बात करने से मुझे भूख लग रही है। वैसे बहुत समय हो गया है जब हमने अच्छा खाना खाया है, इराज ने कहा। फिर वे पांचों आंगन से निकलकर एक गली में पहुंचे और एक रेस्टोरेंट में घुस गए। रेस्टोरेंट अच्छा कारोबार कर रहा था और कई लोग पहले से ही वहां खाना खा रहे थे। समूह ने ढेर सारा खाना और पेय पदार्थ ऑर्डर किया। पेंग प्रीटू और अन्य 3 लोग शुरू में महंगी चीज़ें ऑर्डर करने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन अथर्व के सुझाव पर उन्होंने आराम से कई स्वादिष्ट चीज़ें ऑर्डर कीं। अथर्व को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यह रेस्टोरेंट भी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा खोला गया था। ये चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय वाकई असाधारण था। इस भोजन के कारण उन पांचों के बीच का रिश्ता तुरंत और भी गहरा हो गया। वे सभी युवा थे और कुछ समय बाद उनमें कोई अपरिचितता का भाव नहीं रहा। हालांकि अथर्व का देहांत हो चुका था, लेकिन देहांत से पहले उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। इस दुनिया में आने के बाद उसने कोई दोस्त नहीं बनाया था। इस समय वह उन चारों के साथ सुखद बातचीत का आनंद ले रहा था। भाई चुवानिक्सियोन, क्या आप संप्रदाय के एल्डर आशुतोष से परिचित हैं? एक सुखद बातचीत और भरपेट भोजन के बाद वे चारों लौट आए, जबकि फैंग कई अथर्व को दरवाजे तक छोड़ने गया। 2 दिनों में अथर्व ने रेनबो हॉल के बारे में लगभग सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। ओह ठीक है मिस्टर लू, हॉल मास्टर फैंग पिछले कुछ दिनों से वानगू वर्ल्ड के मामलों को निपटाने में व्यस्त हैं। उन्होंने मुझे खास तौर पर आपको बताने के लिए कहा था और यह भी जानना चाहते थे कि क्या मिस्टर लू के पास कोई इनाम टोकन है। क्या आपको वॉरस्काई अलायंस से किसी चीज़ में मदद चाहिए? जब तक हम कर सकते हैं, वॉरस्काई अलायंस मना नहीं करेगा, फैंग कई ने अथर्व से पूछा। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। फैंग टेन ने आखिरकार इसका जिक्र किया था। चूंकि उसे इस मामले का अंदाज़ा पहले से ही था, अथर्व ने ज़्यादा सोचा नहीं और फैंग कई से कहा, मिस कई, मैं बस वॉरस्काई अलायंस में शामिल होना चाहता हूँ। मिस्टर लू, आप तो ये बदमाश हैं। जिन ऊर्जा ने अपनी बात पूरी की, उसकी नज़र अथर्व पर टिकी हुई थी, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। अंदर जरूर कुछ खतरनाक है। अथर्व ने भी उन चारों से पूछताछ करने का मौका लिया। चूंकि एल्डर आशुतोष उन्हें अपना शिष्य बनाना चाहते थे, इसलिए अथर्व पहले एल्डर आशुतोष के बारे में पूछताछ करना चाहती थी। भाई अथर्व, क्या आप एल्डर आशुतोष, संप्रदाय गुरु के वरिष्ठ भाई, एक आंतरिक संप्रदाय एल्डर के बारे में बात कर रहे हैं? रशिक ने पूछा। ये सही है, अथर्व ने उत्तर दिया। आप एल्डर आशुतोष के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? रशिक, एराज, पेंग चुवानिक्सियोनग और फैजान सभी ने आश्चर्य से पूछा। शाम के समय चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के पहाड़ों के भीतर हरे भरे पेड़ पौधों से घिरे एक बड़े प्रांगण में 2 सुंदर आकृतियां तेजी से अंदर आईं। बहन देवांशी, शुभ समाचार। 2 सुंदर आकृतियां आंगन में दौड़ीं। देवांशी की आकृति आंगन के बाहर पहले ही प्रकट हो चुकी थी और ये दोनों वास्तव में खुशी और उसकी दासी छाया थीं। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में हो? देवांशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बहन देवांशी, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, खुशी ने कहा। उसकी सांस फूल रही थी, उसकी अभिव्यक्ति कुछ रहस्यमय थी। आपके पास क्या अच्छी खबर हो सकती है? देवांशी ने खुशी की ओर देखा और कहा। ठीक है, अगर आप सुनना नहीं चाहते तो मैं नहीं कहूँगा। और मैं यहाँ अपने मालिक से छुट्टी लेकर आपको बताने आया हूँ, खुशी ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है मेरी प्यारी बहन, आगे बढ़ो और कहो, देवांशी ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, जो किसी भी शहर को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। बहन देवांशी, छाया का एल्डर भास्कर से अचानक सामना हो गया। एल्डर भास्कर ने बताया कि अथर्व आज चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में लौट आया है और वर्तमान में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में ही है। खुशी ने देवांशी की ओर देखते हुए धीरे से कहा। खुशी, मुझे पता है कि तुम चाहती हो कि मैं खुश रहूं, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया है। मैंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि अथर्व मर चुकी होगी, देवांशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके माथे पर दुख की एक झलक थी। बहन देवांशी, अथर्व वास्तव में मरी नहीं है। पहले तो मुझे भी लगा कि एल्डर भास्कर मेरे साथ मजाक कर रही हैं। मैं एल्डर भास्कर से पहाड़ पर मिली थी। एल्डर भास्कर ऊपर आना चाहती थी, लेकिन मास्टर ने उन्हें रोक दिया, इसलिए उन्होंने मुझे आकर आपको बताने के लिए कहा, नौकरानी छाया ने कहा। छाया, क्या तुम सच कह रही हो? देवांशी थोड़ा परेशान होने लगा, छाया की ओर देखते हुए एक निश्चित उत्तर चाहता था। हाँ, एल्डर भास्कर ने कहा कि यह सच है। मैंने पहले इसकी पुष्टि करने के लिए पहाड़ से नीचे जाने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर मैं आपको तुरंत बताना चाहता था, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गया, छाया ने कहा। क्या अथर्व सचमुच मरा नहीं है?
मुझे पता था अथर्व जरूर नहीं मरेगा। देवांशी एक पल के लिए कांप उठा, फिर उत्साह से आगे पीछे टहलते हुए बोला, अथर्व यहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसे देखने पहाड़ से नीचे जाना चाहता हूँ। बहन देवांशी, हम हर 3 महीने में सिर्फ एक बार ही पहाड़ से नीचे जा सकते हैं। ये संप्रदाय गुरु द्वारा निर्धारित नियम है। यहाँ तक कि एल्डर भास्कर भी अभी ऊपर नहीं आ सकते, खुशी ने कहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं अथर्व को देखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अथर्व सचमुच यहाँ है, क्या वह सचमुच अभी भी जीवित है? देवांशी ने उत्सुकता से खुशी से कहा, उसकी खूबसूरत आंखें बेबसी, उत्साह और खुशी से भरी हुई थीं। बहन देवांशी, इस बारे में क्या ख्याल है? मैं तो बस एक नौकरानी हूँ, कोई मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं कल पहाड़ से नीचे जाकर अथर्व को ढूंढूंगी और देखूंगी कि क्या वह सचमुच यहाँ है, छाया ने कहा। ठीक है छाया, तो कल जल्दी चले जाना। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अथर्व सचमुच मरा नहीं है, क्या वह अभी भी जीवित है? देवांशी की आंखें नम हो गईं। जैसे ही रात हुई, तारों भरे आसमान के नीचे धरती धुंधली चांदनी में लिपट गई और पूरा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय शांत हो गया। प्रांगण संख्या 806 में अथर्व के चेहरे पर आश्चर्य था। उसे अभी अभी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में एल्डर आशुतोष की पहचान के बारे में पता चला था और यह सचमुच अप्रत्याशित था। यू बुकुन, एराज, पेंग चुवानिक्सियोंग और अन्य लोगों से अथर्व को पता चला कि कुल मिलाकर एल्डर आशुतोष युकियान वास्तव में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में एक आंतरिक संप्रदाय के एल्डर थे और संप्रदाय गुरु के वरिष्ठ भाई भी थे। ऊपरी तौर पर उनका दर्जा बहुत ऊंचा था, यहाँ तक कि संप्रदाय गुरु भी जब मिलते थे तो उन्हें वरिष्ठ भाई कहकर संबोधित करते थे। संप्रदाय के भीतर अन्य किसी भी एल्डर और संरक्षक ने एल्डर आशुतोष का अनादर करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन ये केवल सच ही था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के भीतर सभी जानते थे कि एल्डर यू आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों में सबसे कमजोर थे। उनकी ताकत केवल मार्शल जनरल के 6ठे स्तर पर थी, जो अन्य आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों की ताकत से बहुत पीछे थी। यहाँ तक कि संप्रदाय के रक्षक भी एल्डर आशुतोष से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। संप्रदाय के सभी रक्षक मार्शल जनरल या उससे ऊपर के स्तर के थे और कुछ तो मार्शल कमांडर के स्तर तक भी पहुंच गए थे। आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों की ताकत के स्तर की बात करें तो सबसे कम ताकत भी मार्शल कमांडर से ऊपर थी। जहां तक संप्रदाय गुरु के बड़े भाई की बात है, उसकी ताकत इतनी कम थी, जो हैरान करने वाली बात थी। हालांकि जो लोग सच्चाई जानते थे वे जानते थे कि जब एल्डर आशुतोष छोटा था तो वह एक छोटे परिवार का बेटा था और बचपन से ही उसमें मार्शल आर्ट की कोई प्रतिभा नहीं थी। चूंकि इस परिवार ने गलती से पिछले संप्रदाय गुरु को बचा लिया था, इसलिए अंततः इस परिवार का नाश हो गया और केवल एल्डर आशुतोष ही बचे। कृतज्ञता और अपराध बोध के कारण, हालांकि पिछले संप्रदाय गुरु जानते थे कि एल्डर आशुतोष में मार्शल आर्ट की कोई प्रतिभा नहीं है, फिर भी उन्होंने एल्डर आशुतोष को अपना शिष्य बना लिया। फिर उन्होंने एल्डर आशुतोष की साधना को मार्शल जनरल के स्तर तक बढ़ाने के लिए अनगिनत बहुमूल्य अमृतों का बलपूर्वक उपयोग किया, जिसके बाद आगे प्रगति करना मुश्किल हो गया। शक्ति ही सर्वोपरि है और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में भी यही बात थी। हालांकि एल्डर आशुतोष का दर्जा ऊपरी तौर पर बहुत ऊंचा था, लेकिन बाकी सभी बुजुर्गों और संरक्षकों के दिलों में बहुत कम लोग थे जो एल्डर आशुतोष का सचमुच बहुत सम्मान करते थे। इसके अलावा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के भीतर सभी बुजुर्गों और संरक्षकों के अपने अपने गुट थे। हर बुजुर्ग का अपना शक्ति आधार भी था, जो उनके शिष्य थे। प्रत्यक्ष शिष्यों का प्रत्येक चयन वास्तव में वरिष्ठजनों द्वारा अपने शिष्यों का चयन होता था। प्रायः उत्कृष्ट प्रतिभा वाले शिष्य के लिए सभी वरिष्ठजनों के बीच प्रतिस्पर्धा होती थी। किसी शिष्य के विकास का स्तर सीधे तौर पर संप्रदाय में वरिष्ठजन की स्थिति निर्धारित करता था। और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का एक अलिखित नियम भी था कि एल्डर आशुतोष को चयन के दौरान कभी भी सीधे शिष्य चुनने का अधिकार नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय एल्डर आशुतोष को प्रतिभाशाली शिष्यों को सिखाने नहीं देना चाहता था। एल्डर आशुतोष की अपनी शक्ति पूरी तरह से अमृतों द्वारा मार्शल जनरल स्तर तक बढ़ा दी गई थी। शिष्यों को सिखाने के लिए उनके पास वास्तव में सिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में वर्तमान में 11 आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग हैं। चयन के पहले दौर में हर बार 10 चुने जाते हैं और 3 साल बाद दूसरे दौर में भी 10 चुने जाते हैं। हालांकि अंततः सभी अन्य बुजुर्गों के हाथों में चले जाते हैं। जब नए शिष्य चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में आते हैं और बुजुर्ग यू की स्थिति के बारे में जानते हैं तो वे बुजुर्ग यू को अपना गुरु नहीं चुनते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ता है। हालांकि एल्डर आशुतोष का दर्जा ऊंचा है, बाकी बुजुर्गों का दर्जा भी बुरा नहीं है, सब एक जैसे हैं। उनकी तुलना में कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि एल्डर आशुतोष को अपना गुरु चुन ले। हालांकि वर्षों के दौरान एल्डर आशुतोष ने 3 शिष्यों को अपनाया। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्यक्ष शिष्यों के एक चयन के दौरान एल्डर आशुतोष क्रोधित हो गए और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा वाले शीर्ष 10 शिष्यों में से एक को अपना शिष्य बनाने पर जोर दिया। लेकिन अंत में उस शिष्य की शक्ति केवल औसत थी और उसे सामान्य शिष्यों में मध्यम श्रेणी का ही माना जाता था।
और एल्डर आशुतोष के 3 शिष्यों में से 2 अभी भी संप्रदाय में हैं। एक का साधना स्तर 8वें स्तर का मार्शल सोल है और एक का साधना स्तर प्रथम स्तर का मार्शल जनरल है। हालांकि वे दोनों मध्यम आयु के हैं। उसी आयु के शिष्य, जिनमें सबसे कम आयु का शिष्य भी 8वें स्तर के मार्शल सोल तक पहुंच गया है, लेकिन एल्डर आशुतोष के दोनों शिष्यों ने कहीं अधिक साधना संसाधनों का उपयोग किया है। ये सब सिद्ध करता है कि एल्डर आशुतोष वास्तव में शिष्यों को सिखाना नहीं जानते। बाद में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय ने एल्डर आशुतोष को उत्कृष्ट प्रतिभा वाले शिष्यों को बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी। वे केवल इस बात पर सहमत हुए कि प्रत्यक्ष शिष्यों के रूप में चुने गए शीर्ष 10 शिष्यों के अलावा एल्डर आशुतोष अपनी इच्छानुसार किसी भी अन्य शिष्य को ले सकते हैं। कुछ साधारण शिष्य, जिन्हें प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में नहीं चुना गया था, जिनमें से कुछ की प्रतिभा प्रत्यक्ष शिष्यों से ज्यादा अलग नहीं थी, सभी को उम्मीद थी कि एल्डर आशुतोष उन्हें शिष्य बना सकते हैं। हालांकि एल्डर आशुतोष निराश हो गए और उन्होंने किसी को भी शिष्य बनाने से साफ इनकार कर दिया। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये साबित होगा कि उनका दर्जा दूसरे एल्डर्स से कम है, और एल्डर आशुतोष एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बेहद चिंतित रहते थे। इस वजह से बाकी 10 बुजुर्गों के शिष्यों की संख्या अच्छी थी और उनकी ताकत भी ज्यादा थी, जबकि एल्डर आशुतोष का वंश उजाड़ था और प्रतिभाएं मुरझा गई थीं। अब सिर्फ 2 शिष्यों के साथ स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब अथर्व को ये सब पता चला, तभी उसे अंततः समझ आया कि एल्डर आशुतोष उसे शिष्य के रूप में क्यों लेना चाहते थे। उन्हें शायद ये डर था कि संप्रदाय उन्हें बाद में शिष्य बनाने की अनुमति नहीं देगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें उनका शिष्य अवश्य बनना है। यहाँ तक कि उसने जानबूझकर उसे न जानने का नाटक किया और प्रलोभन के रूप में जुबान रैंक मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया, ताकि अन्य बुजुर्गों को शिष्य बनाने का विरोध करने से रोका जा सके, है ना? अब केवल एल्डर आशुतोष ही जानता था कि वह 9वीं परत का मार्शल मास्टर और 3 तत्व मार्शल प्रैक्टिशनर था। उसे शिष्य के रूप में लेने से उसे अंततः अपना सिर ऊंचा रखने का अवसर मिलेगा। अथर्व को थोड़ा कड़वाहट महसूस हुई, लेकिन उसने अपने दिल में इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। वैसे भी वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में एक अच्छा गुरु खोजने नहीं आया था, वह हमेशा से ही स्वयं शिक्षित रहा था। उनका लक्ष्य केवल चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का सहस्राब्दी लाल तांबा और प्रवाहित प्रकाश प्रेत छाया आंदोलन तकनीक था, और अब प्रवाहित प्रकाश प्रेत छाया आंदोलन तकनीक पहले से ही पहुंच के भीतर थी। अब एल्डर आशुतोष उसके स्वामी हैं। एल्डर आशुतोष की स्थिति पर भरोसा करते हुए बाद में मिलेनियल रेड कॉपर को ढूंढना उसके लिए अधिक सुविधाजनक हो सकता है। आखिरकार एल्डर आशुतोष संप्रदाय मास्टर के वरिष्ठ भाई थे, जिसका मतलब था कि उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी। इसलिए एल्डर आशुतोष का शिष्य बनना उसके लिए केवल लाभदायक था, कोई हानि नहीं। छोटे से हॉल में कुछ घंटों तक सभी विषयों पर बातचीत करने के बाद वे सभी आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में लौट गए। प्रत्येक शिष्य के पास अपना छोटा कमरा था और उसमें रहने की सभी वस्तुएं उपलब्ध थीं। अथर्व अपने कमरे में लौटने के बाद काफी संतुष्ट था। कमरे में एक छोटी सी खिड़की भी थी। यद्यपि यह कमरा उस कमरे से तुलना योग्य नहीं था जिसमें वह फ्लाइंग स्पिरिट सेक्ट में रहता था, फिर भी ये प्रबंधनीय था। अपने लिए एक कमरा होने से बाद में साधना करना उसके लिए अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। युबोकुन और अन्य लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से अथर्व ने सामान्य शिष्यों के जीवन के बारे में भी कुछ सीखा। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के साधारण शिष्यों के दिन आसान नहीं थे। संपूर्ण चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में सभी विविध कार्य साधारण शिष्यों द्वारा ही किए जाते थे। फर्श साफ करना, लकड़ी काटना और पहाड़ी द्वार के चारों ओर गश्त लगाना ऐसे कार्य थे जो हर साधारण शिष्य को करने पड़ते थे। काम निपटाने के बाद ही उन्हें खुद को निखारने का समय मिलता था। साथ ही कमजोर ताकत वाले लोगों को मजबूत ताकत वाले लोगों द्वारा धमकाया जाना पूरी तरह से सामान्य बात थी। जब तक किसी की हत्या नहीं होती, संप्रदाय के बुजुर्ग लोग बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते। इस सब के संबंध में अथर्व को सबसे अधिक निराशाजनक बात यह लगी कि साधारण शिष्यों को हर दिन काम करना पड़ता था। हालांकि अथर्व ने कल एक चीज आजमाने की योजना बनाई थी। इराज और अन्य तीनों ने जो कहा उसके अनुसार प्रशिक्षण मैदान में एक टाइगर लिस्ट थी। शीर्ष 100 सबसे मजबूत साधारण शिष्यों का नाम टाइगर सूची में दर्ज हो सकता है और उन्हें अब कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई टाइगर सूची में किसी व्यक्ति को चुनौती देता है और जीत जाता है, तो वह अपना नाम वहां छोड़ सकता है और उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। अथर्व के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। काम से बचने के लिए उसे कल टाइगर लिस्ट को चुनौती देनी होगी। ये चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में साधारण शिष्यों की वर्तमान शक्ति के स्तर को देखने का भी एक अच्छा अवसर होगा। पालथी मारकर बैठे हुए अथर्व ने धीरे धीरे साधना शुरू की। अब चूंकि वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में था, वह आगे बढ़ने के लिए सच्ची क्यूई और आध्यात्मिक क्यूई को लापरवाही से नहीं खा सकता था, इसलिए उसे पहले गोलियां खानी पड़ीं। मार्शल स्पिरिट क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह दानव कोर और आध्यात्मिक गोलियों से उत्पन्न होने वाली भारी ऊर्जा का सामना करने में सक्षम हो जाएगा, जिसके बारे में उसका अनुमान है कि यह गोलियां खाने से भी अधिक शक्तिशाली होगी। और अब उसे सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर बढ़ाना था।
एक बार जब वह 9वीं परत आध्यात्मिक गुरु और 9वीं परत मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंच गया तो वह मार्शल स्पिरिट और आध्यात्मिक स्पिरिट क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए तैयार हो सकता था। एक क्षण के बाद अथर्व को प्रकाश के एक धुंधले घेरे ने घेर लिया और वह साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया तथा कल टाइगर लिस्ट को चुनौती देने के लिए प्रशिक्षण मैदान की ओर जाने की तैयारी करने लगा। रात भर की साधना के बाद अगली सुबह पूर्वी आकाश में सफ़ेद रंग की एक किरण दिखाई दी तथा सुबह का प्रकाश फीका पड़ गया। अथर्व ने गंदी हवा की एक सांस छोड़ी, अपने शरीर के भीतर प्रचुर मात्रा में सच्ची क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। टाइगर लिस्ट, मैं आज इसे देखने जाऊंगा, अथर्व ने धीरे से कहा। यू बोकुन, समय समाप्त हो गया है, अब तुम्हें इसे सौंप देना चाहिए। प्रांगण संख्या 806 के बाहर 1 दर्जन से अधिक साधारण चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायी सुबह सुबह ही उमड़ पड़े। आंगन के बाहर 4 युवक जल्दी से आ गए। वैशिक, पेंग चुवानिक सियोंग, इराज और फैजान थे। उन चारों के चेहरे पर कुछ अप्रिय भाव थे। विपिन, क्या आप हमें थोड़ा और समय दे सकते हैं? अभी हमारे पास समय नहीं है। पेंग क्वीटू ने दर्जन भर लोगों पर नजर डाली और सामने एक लंबी तलवार पकड़े हुए मजबूत युवक से कहा, यदि आपके पास यह नहीं है तो आइए पुराने नियमों का पालन करें। आओ हम तुम्हें पीटें, फिर हम तुम्हें 1 महीना और देंगे। पास में खड़ा एक लंबे बालों वाला युवक जोर से हंसा। प्रांगण संख्या 806 के बाहर हो रहे शोरगुल ने आसपास के प्रांगणों से बहुत से शिष्यों को आकर्षित कर लिया था जो इस तमाशे को देखने के लिए एकत्रित हो गए थे। क्या ये फिर से समय आ गया है? आंगन 806 के लोगों को फिर से पीटा जाएगा। उन्हें किसने कहा कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करें जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए था? पिटाई होना सामान्य बात है। आसपास इकट्ठे हुए कुछ शिष्य धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। इतना शोर क्यों है? आंगन के अंदर हरे रंग के वस्त्र में एक आकृति बाहर आए, वह अथर्व थी। बाहर शोर महसूस करते हुए अथर्व भी ये देखने के लिए आंगन से बाहर आ गया कि क्या हो रहा है। छोटे भाई अथर्व, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको जल्दी से वापस आना चाहिए। पेंग क्वीटू ने अथर्व को जोर से आंख मारी और उसे तुरंत अंदर जाने का संकेत दिया। तो आपके आंगन 806 में एक और व्यक्ति जुड़ गया है। बढ़िया, तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उनका नेतृत्व कर रहे मजबूत आदमी ने अथर्व की ओर देखा और कहा, विपिन, वह कल ही आया है, इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा आगे मत बढ़ो। यू बोकुन ने मजबूत युवक से कहा, तो क्या हुआ अगर मैं बहुत दूर चला गया? यदि आप आश्वस्त नहीं हैं तो आइए और प्रशिक्षण मैदान में मेरे साथ मुकाबला कीजिए। हाँ, कुछ बेकार लोग हैं। जो बाउटियन नाम का युवक अहंकारपूर्ण और ठंडे स्वर में हंसा। आसपास मौजूद दर्जन भर युवकों ने तुरंत ही ठंडे व्यंग्य से उसका साथ दिया। तथार्शिक और अन्य लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। केवल 4थे स्तर के मार्शल मास्टर, आप इतने अहंकारी कैसे हो सकते हैं? चले जाओ, वरना मुझे अशिष्ट होने का दोष मत दो। अथर्व ने प्रमुख युवक विपिन की ओर उदासीनता से देखा। उनका साधना स्तर 4th स्तर मार्शल मास्टर था और उनके आसपास के कुछ युवा केवल 3य स्तर मार्शल मास्टर और 2य स्तर मार्शल मास्टर थे। भीड़ की बातचीत से अथर्व ये भी अनुमान लगा सकता था कि ऋषिक और अन्य लोगों ने चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के भीतर एक मजबूत व्यक्ति को उकसाया होगा। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में सब कुछ ताकत पर निर्भर था। बिना ताकत के कुछ बार पैरों से कुचले जाना एक बहुत ही सामान्य बात थी। छोटे भाई अथर्व, जल्दी करो और अंदर जाओ, उन्हें भड़काना आसान नहीं है। अथर्व की बातें सुनकर फैजान का चेहरा तुरंत नाटकीय रूप से बदल गया और उसने जल्दी से अथर्व को आंगन की ओर धकेल दिया। अथर्व ने हल्के से मुस्कुराकर सोचा कि ये कुछ लोग काफी वफादार थे। यद्यपि उनकी ताकत अपर्याप्त थी, फिर भी वे अच्छे लोग थे। वैसे भी उन्होंने चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में बहुत कम महत्वपूर्ण होने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उनकी मदद करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अथर्व कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति नहीं था, लेकिन अब उसकी अपनी योजनाएं थीं। केवल उचित शक्ति का प्रदर्शन करके ही वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का ध्यान आकर्षित कर सकता था। केवल मजबूत ताकत वाले लोग ही चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के भीतर साधना संसाधन प्राप्त कर सकते थे और केवल तभी उन्हें चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के केंद्र के करीब पहुंचने और सहस्राब्दी लाल तांबा प्राप्त करने का रास्ता खोजने का मौका मिलेगा। हालांकि अब फ्लोइंग लाइट फैंटम शैडो के पास बढ़त थी, अथर्व ने केवल यही रास्ता नहीं चुना। यदि एल्डर आशुतोष ने अपना मन बदल लिया तो उन्हें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। केवल सापेक्षिक शक्ति से ही वह प्राप्त कर सकता था जो वह चाहता था। हे, नए आने वाले का मुंह तो बड़ा है। जाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे देखने दो कि तुम में अहंकार करने की कितनी ताकत है। जो बाउटियन ने अपनी लंबी तलवार को सीधे अथर्व की ओर तानते हुए उपहास किया, उसकी आंखें ठंडी और भयावह थीं। इस युवक से उसे अपने से अधिक शक्तिशाली आभा का आभास नहीं हुआ, इसलिए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। हालांकि विपिन को यह नहीं पता था कि उसके सामने हरे वस्त्र पहने युवक की आभा जब छिपी हुई थी तो आध्यात्मिक कमांडर या मार्शल कमांडर स्तर के शक्तिशाली लोगों द्वारा भी नहीं देखी जा सकती थी।
यह अजीब बात होगी यदि वह अपनी ताकत से इसे महसूस कर सके। छोटे भाई अथर्व, तुमने मुसीबत खड़ी कर दी है, तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? युबोकुन और अन्य तीनों ने कुछ नहीं कहा, वे असहाय और सहानुभूति भरी निगाहों से अथर्व को देखते रहे। क्या आप सिर्फ इसलिए अहंकारी हो सकते हैं क्योंकि आपके पास ताकत है? अथर्व ने फैजान को धीरे से दूर धकेल दिया, फिर 2 कदम आगे बढ़कर जो बाउटियन को शांत और सहज भाव से देखा। ये सही है, यदि आपके पास ताकत है तो आप जितना चाहें उतना अहंकारी हो सकते हैं। हालांकि आज के बाद आप में कभी भी अहंकार करने का स्वभाव नहीं आएगा। जो बाउटियन ने अथर्व को देखा और कहा, तो फिर क्या आप अकेले आना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये सारा कूड़ा करकट एक साथ आए? अथर्व ने फिर उदासीनता से कहा, ये युवक कौन है? क्या वह इतना अहंकारी होकर मरना चाहता है? जो बाउटियन एक चौथे स्तर के मार्शल मास्टर हैं और टाइगर सूची में 99वें स्थान पर हैं। इस युवक के लिए आज बहुत बुरा समय आने वाला है, उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाएगा। इस समय वहां पहले से ही 100 से अधिक साधारण चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्य देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। अथर्व की बातें सुनकर उनमें से प्रत्येक अथर्व के लिए पसीने से तरबतर हो गया। यह विपिन चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में बेहद क्रूर था और जब वह लोगों को धमकाता था तो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता था। बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो, तुम स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। मैं अकेले ही तुम्हारा ख्याल रखने के लिए पर्याप्त हूँ। विपिन किसी को अपने से अधिक अहंकारी कैसे बर्दाश्त कर सकता था? जैसे ही उसकी आवाज गिरी, जो बाउटियन ने अपने हाथ में लंबी तलवार उठाए, अग्नि की एक लहर जिसमें ट्रू क्यूई गुण था कंपन हुआ और उसकी आभा तुरंत बढ़ गई। चौथे स्तर के मार्शल मास्टर टाइगर सूची में 99वें स्थान पर। विपिन के शरीर से उठती हुई गति को महसूस करते हुए आसपास के चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्य कुछ हद तक प्रबुद्ध हो गए। चौथी परत मार्शल मास्टर अपने आप को अधिक आंक रहे हैं। अथर्व ने हल्के से मुस्कुराया, उसकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं देखा। एक हल्की पीली सच्ची क्यूई उसके शरीर के चारों ओर हल्की सी कंपन करने लगी और अंतरिक्ष की लहरें धीरे धीरे बाहर निकलने लगीं। तो फिर पहले मुझे ये तो पता चल जाए कि क्या तुम में अहंकार करने की ताकत है? जो बाउटियन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई, वह अथर्व से पूरी तरह क्रोधित था। जैसे ही उसकी सच्ची क्यूई बाहर निकली, उसका शरीर तुरंत खींची हुई धनुष की डोरी की तरह तनावग्रस्त हो गया। उसके पैरों के पीछे एक लाल रोशनी चमकी और झुलसती हुई सच्ची क्यूई ऊर्जा के विस्फोट की एक तीखी ध्वनि के साथ उसका आकार एक धुंधली छवि में बदल गया और सीधे अथर्व की ओर बढ़ा। अथर्व ने हल्की सी मुस्कान दी, कोई भी हरकत नहीं की। भाई अथर्व, सावधान! रशिक और बाकी तीनों तुरंत डर गए। उन्हें अथर्व की ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन वे बता सकते थे कि अथर्व उनसे छोटा था, इसलिए उसकी ताकत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि विपिन टाइगर रैंकिंग में 99वें स्थान पर था और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के 3000 नए शिष्यों में शीर्ष 100 में से एक था। क्या ये युवक इतना डरा हुआ हो सकता है? आसपास खड़े शिष्य भी हैरान रह गए, फिर उन्होंने हल्के से सिर हिलाया, इस युवक की पिटाई के दृश्य का इंतजार करने लगे। चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सबक देता हूँ। अथर्व की कोई प्रतिक्रिया न देखकर विपिन ने उसी क्षण अपनी लंबी तलवार रख दी, मानो उसे डर हो कि कहीं गलती से उसके सामने हरे वस्त्र पहने युवक की हत्या न हो जाए। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में किसी की हत्या कोई छोटी बात नहीं थी और वह कोई मुख्य शिष्य नहीं था, इसलिए वह जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। इस क्षण विपिन ने अपनी लंबी तलवार रख दी, अपनी बड़ी मुट्ठी कस ली और झुलसा देने वाली अग्नि गुण वाली सच्ची ची की एक लहर उसकी मुट्ठी में अर्धठोस लपटों के एक घेरे की तरह फैल गई। अंततः उसने उसे अपने सामने हरे वस्त्रधारी आकृति की ओर जोर से पटक दिया। मुट्ठी में समाई तेज हवा सीधे हवा में फट गई और एक अदृश्य झुलसाने वाली शक्ति ने अंतरिक्षीय लहरें खोल दी, जिससे हवा में ध्वनि धमाकों की एक श्रृंखला उत्पन्न हो गई। मार्शल मास्टर के चौथे स्तर पर जो बाउटियन की ताकत निश्चित रूप से चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के नए शिष्यों के बीच अच्छी मानी जाती थी। जो लोग टाइगर रैंकिंग के शीर्ष 100 में प्रवेश कर सके, वे सभी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इस कदम को देखते हुए टाइगर रैंकिंग में जो बाउटियन का 99वां स्थान निश्चित रूप से अनुचित नहीं था। हालांकि इस समय जो बाउटियन की ताकत को अथर्व ने आसानी से नजरअंदाज कर दिया। विपिन के हमले से हवा के तेज झोंके को महसूस करते हुए अथर्व के हाव भाव परिवर्तित रहे। एक विचार के साथ एक हल्की पीली रोशनी तेजी से उसके शरीर में फैल गई, जिसने तुरंत उसके पूरे शरीर को हल्के पीले रंग के कवच की एक परत के नीचे ढक दिया। एक पल में जो बाउटियन की तपती मुट्ठी सीधे अथर्व की छाती पर जा लगी। टकराना! अथर्व की छाती पर एक गहरी धमाका हुआ। मुंह से निकली तेज झुलसा देने वाली ताकत अथर्व के शरीर पर पड़ी और उसे हल्का सा दबा दिया। जो बाउटियन का चेहरा खुशी से चमक उठा, उसे उम्मीद नहीं थी कि इस युवक से निपटना इतना आसान होगा। उसने सीधा मुक्का खाया था, अगर मर न भी गया तो जरूर उसे गंभीर चोट लग सकती थी। ये युवक बहुत घमंडी है, लेकिन उसकी ताकत बहुत कमजोर है। आसपास खड़े सभी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे पर निराशा के भाव थे।
उन्होंने सोचा था कि शो देखने लायक होगा, लेकिन वह इतनी जल्दी खत्म हो गया। ये खत्म हो गया। रशिक और अन्य तीनों के चेहरे पर भी उदासी छा गई। चौथे स्तर का मार्शल मास्टर मेरे सामने तो बस कूड़ा है। अथर्व का भाव शांत और उदासीन रहा। जैसे ही सब लोग शोर मचा रहे थे, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और उसके शरीर से एक अदृश्य हिंसक मारक आभा फूट पड़ी। इस आभा का ताकत से कोई लेना देना नहीं था। ये पूरी तरह से अथर्व की हड्डियों में मौजूद तीक्ष्ण उपस्थिति और मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला और प्राचीन क्षेत्र में निखरी हुई रक्तपिपासु आभा से आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? विपिन, जो बस खुश था, को बस एक सेकंड से भी कम समय के लिए खुशी का एहसास हुआ। अथर्व से अचानक निकली आभा को महसूस करते हुए उसके मन में उसकी आत्मा भय से कांप उठी। तुम्हें बता दूं, यही अग्नि गुण की असली शक्ति है। जैसे ही ठंडक फैली, अथर्व का दाहिना हाथ बिजली की तरह चमक उठा। किसी समय उसने पहले ही सफ़ेद जैड के महीन रेशमी दस्ताने पहन लिए थे। तीखे पंजों से लपटें निकल रही थीं, जो नज़दीक से अंतरिक्ष की लहरों को चीर रही थीं। एक झुलसा देने वाली अदृश्य शक्ति प्रचंड रूप से उभरी और फिर जोओ बाउटियन के कंधे पर आ गिरी। क्रैक क्रैक, एक पल में, इससे पहले कि जोओ बाउटियन अथर्व की छाती से अपनी मुट्ठी हटा पाता, उसके कंधे से एक तेज दर्द तुरंत आया। उसके बाद उसके कंधे की हड्डियों के टूटने की स्पष्ट आवाज आई। आह! जोओ बाउटियन बुरी तरह चीखा। अथर्व के सफ़ेद जैड जैसे महीन रेशमी पंजे पहले ही उसके बाएं कंधे को जकड़ चुके थे। 5 तीखे पंजे सीधे उसके कंधे की हड्डियों में धंस गए थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी ताकत घमंडी होने के लिए पर्याप्त है। अथर्व ने ठंडी सांस ली, उसका हाथ कांप रहा था। अचानक एक जोरदार झटके के साथ जोओ बाउटियन का शरीर सीधे हवा में उछल गया। क्रैक क्रैक, हड्डियों के टूटने की आवाज़ के साथ जोओ बाउटियन का शरीर 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जाकर गिरा। उसके मुंह से खून की धार बह रही थी। उसके कंधे पर हथेली के आकार का मांस का टुकड़ा गायब था। खून से लथपथ एक कंधे की हड्डी दिखाई दे रही थी, जो सीधे बाहर निकली हुई थी। ये कंधे की हड्डी अब अथर्व के हाथ में थी, और साथ में हथेली के आकार का मांस का टुकड़ा भी था, और अथर्व के सफ़ेद जैड जैसे महीन रेशमी पंजों से खून जमीन पर टपक रहा था। आह! विपिन के मुंह से एक करुण चीख निकली। यह असहनीय पीड़ा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। और तुम कमीनों, आज मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा। अथर्व की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी जब उसने विपिन के साथ आए 13 युवकों की ओर देखा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मांस का टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया और उसकी आकृति तुरंत वहां से गायब हो गई। फुश फुश, धप 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 धप। वहां पूरी तरह से सन्नाटा था, केवल धीमी ध्वनि गूंज रही थी, जो लोगों के दिलों को हिला रही थी। जाओ, जल्दी जाओ। विपिन के साथ आए 13 युवक तुरंत होश में आ गए और जोर से चिल्लाने लगे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और चेहरे पर भय था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अपनी ताकत के बल पर वे अथर्व के हाथों से कैसे बच सकते थे? प्रचंड सत्यची के उफान के बीच भयंकर अग्निगुण सत्यची भड़क उठी और अपने साथ खून के छींटे भी ले आए। पीड़ा की चीखें और ध्वनि की गड़गड़ाहटें एक साथ मिल गईं। और यह समय बहुत कम था, बस पलक झपकने के कुछ पल। हरे वस्त्र में भूत जैसी आकृति सबके सामने फिर से प्रकट हुई। उसके तीखे पंजों पर खून से लथपथ अनगिनत मांस के टुकड़े टपक रहे थे। प्रहार प्रहार, ये ध्वनि बूम की आवाज़ नहीं थी, बल्कि आसपास मौजूद सैकड़ों लोगों के दिलों की धड़कनों की आवाज़ थी। पूरा माहौल इतना भयावह था कि दिलों की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। इस समय जमीन पर जोओ बाउटियन समेत सभी 14 लोग खून से लथपथ बार बार चीख रहे थे। हर व्यक्ति के शरीर से, चाहे वह कंधा हो, पीठ हो, हाथ हो या पैर, हथेली के आकार का मांस का टुकड़ा गायब था। ये दृश्य बिल्कुल खूनी था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी वर्तमान शक्ति अहंकारी होने के लिए पर्याप्त है। अथर्व धीरे से आगे बढ़ा और विपिन के सिर पर पैर रख दिया। उसकी हत्यारी आभा फैल गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, अब से आंगन संख्या 806 से दूर रहो, वरना अगली बार मुझे तुम्हें अपन या यहाँ तक कि मरा हुआ भी बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आह! विपिन बस चीख ही सका। अथर्व को देखते ही उसके चेहरे का भाव शुरुआती गुस्से से बदलकर पूरी तरह से आतंक में बदल गया था। उसके सामने खड़ा ये युवक एक दुष्ट सितारा था, एक ऐसा दुष्ट सितारा जिसे वह भड़का नहीं सकता था। चलो भाइयों, मेरे साथ टाइगर रैंकिंग देखने आओ। सफ़ेद जैड के महीन रेशमी दस्ताने और नीला आत्मा कवच उतारकर अथर्व ने अपनी मारक आभा वापस खींच ली और अपनी सामान्य हानि रहित मुस्कान फिर से ले ली। वह आशिक और बाकी तीनों के पास गया, जो पहले से ही स्तब्ध थे और उनके मुंह खुले हुए थे। भाई अथर्व, क्या आप टाइगर रैंकिंग को चुनौती देने जा रहे हैं? रशिक ने सदमे से उबरते हुए अथर्व की ओर देखते हुए पूछा। बकवास! भाई अथर्व ने विपिन को एक ही चाल में हरा दिया। वह टाइगर रैंकिंग में कैसे नहीं पहुंच सकता? एराज ने अशिक को घूरते हुए कहा। विपिन, साले, तुम्हारा कर्ज चुका। अगर अगली बार तुमने हमें फिर से उकसाने की हिम्मत की तो हम तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फैजान झू बाउतियान के सामने जमीन पर गिर पड़ा और उसे जोर से लात घूंसे मारने लगा। वे उससे अक्सर खूब मार खाते थे और अब उन्हें कुछ ब्याज भी मिल रहा था। चलो,
टाइगर रैंकिंग को चुनौती देते हैं। अथर्व मंद मंद मुस्कुराया। विपिन टाइगर रैंकिंग में 99वें स्थान पर था। हालांकि उसने उसे हरा दिया था, लेकिन यह मार्शल आर्ट के क्षेत्र में नहीं था, इसलिए वह इस तरह टाइगर रैंकिंग में प्रवेश नहीं कर सकता था। चारों चले गए, पीछे केवल 14 चिल्लाते हुए शिष्य, जिनमें विपिन भी शामिल था, और सैकड़ों दर्शक रह गए। सैकड़ों दर्शक दूर से अथर्व की घटती हुई आकृति को देख रहे थे, और हर कोई ठंडी हवा की तेज सांसें ले रहा था। ये व्यक्ति वास्तव में कौन है? इसकी ताकत बहुत जबरदस्त है और इसके तरीके बहुत निर्दयी हैं। मैंने सुना है कि वह कल ही आया है और एल्डर व्हाइट ब्रॉस उसे लेने खुद गए थे। उसकी पृष्ठभूमि शायद काफ़ी अच्छी रही होगी। कितनी शक्तिशाली ताकत! चौथे स्तर के मार्शल मास्टर को एक ही चाल में हरा दिया, और उसने चौथे स्तर के मार्शल मास्टर के वार को बिना किसी खरोंच के झेला। ये भयानक है। क्या वे टाइगर रैंकिंग को चुनौती नहीं देंगे? चलो देखते हैं। कई शिष्य जिज्ञासा से भरे हुए अथर्व और अन्य लोगों के पीछे पीछे चल पड़े थे। यहाँ क्या हो रहा है? ये किसने किया? अथर्व और 4 अन्य लोगों के जाने के कुछ ही देर बाद 3 आकृतियां वहां पहुंचीं। नमस्कार एल्डर बाय। नमस्कार 2 डीकन। अभी भी कुछ बिखरे हुए शिष्य थे जो नहीं गए थे। तीनों आए हुए लोगों को देखकर उन्होंने तुरंत प्रणाम किया। ये लोग वास्तव में एल्डर व्हाइट ब्रॉस और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के 2 डीकन थे। जमीन पर पड़े दर्जन भर से ज्यादा खून से लथपथ शिष्यों को देखकर एल्डर व्हाइट ब्रॉस और दोनों डीकन भौंचक्के रह गए। वे विपिन की ताकत के साथ साथ इन दूसरे शिष्यों की ताकत भी जानते थे। चोटों को देखकर लग रहा था कि ये चोटें शायद एक ही व्यक्ति ने लगाई थीं। अभी क्या हुआ? ये किसने किया? एक डीकन ने पास खड़े कुछ शिष्यों से पूछा। रिपोर्टिंग डीकन, यह अथर्व नाम का एक शिष्य था जिसने ये हरकत की थी। मैंने सुना है कि यह वही व्यक्ति था जिसे एल्डर बाई कल वापस लाए थे। बैंगनी वस्त्र पहने एक शिष्य ने एल्डर व्हाइट ब्रॉस के हाव भाव पर नजर डालने के बाद धीरे से कहा। क्या अथर्व ने अकेले ही यह काम किया? एल्डर व्हाइट ब्रॉस के चेहरे पर उदासी छा गई और उन्होंने तुरंत बैंगनी वस्त्रधारी शिष्य से पूछा। हाँ, अथर्व ने विपिन को सिर्फ एक ही चाल में हरा दिया। फिर पलक झपकते ही उसने बाकी सबको धूल चटा दी। अथर्व की ताकत बहुत भयानक है। बैंगनी वस्त्रधारी शिष्य बोलते हुए, वह अभी भी उस सदमे में डूबा हुआ था जो उसने अभी अभी महसूस किया था। क्या? दोनों डीकन पहले ही अचंभित थे। इस तरह की ताकत बहुत डरावनी थी। अथर्व कहाँ है? इस क्षण एल्डर व्हाइट ब्रॉस के हाव भाव बदल गए। जमीन पर पड़े लगभग 1 दर्जन गंभीर रूप से घायल और कमजोर शिष्यों को देखकर 1 दर्जन लोगों को एक व्यक्ति आसानी से हरा सकता है, इतनी ताकत के लिए कम से कम मार्शल मास्टर के 7वें स्तर की जरूरत होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि अथर्व सचमुच मार्शल मास्टर के 7वें स्तर तक पहुंच गया हो? बड़े साहब, वे अभी अभी प्रशिक्षण स्थल पर गए हैं। उन्होंने कहा है कि वे टाइगर रैंकिंग को चुनौती देने जा रहे हैं, बैंगनी वस्त्रधारी शिष्य ने कहा। चलो चलकर देखते हैं। एल्डर बायमेई ने जमीन पर पड़े घायल शिष्यों की ओर फिर से देखा, उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आसपास के कुछ शिष्यों को उन्हें उठाने का निर्देश दिया, फिर अपने बगल में खड़े 2 डीकनों से बात की। तीनों तुरंत प्रशिक्षण मैदान की ओर दौड़ पड़े। भाई अथर्व, आपकी ताकत वाकई जबरदस्त है। जो बाउटियन को आपने एक ही वार में गिरा दिया था। आप कितने ताकतवर हैं? पेंग प्रीटू ने अथर्व से प्रशिक्षण मैदान की ओर जाते हुए पूछा। इतना मजबूत नहीं। 4थे स्तर के मार्शल मास्टर से निपटना अभी भी कोई समस्या नहीं है, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भाई अथर्व, तुम्हें सावधान रहना होगा। विपिन आज तुमसे पूरी तरह हार गया है और वह बदला लेने के लिए किसी न किसी को जरूर ढूंढ लेगा। वह 4 सीज गैंग का हिस्सा है, पेंग प्रीटू ने कहा। 4 समुद्रों का गिरोह? अथर्व ने उलझन में पूछा, क्योंकि वह इन चीजों से परिचित नहीं था। 4 सीज गैंग सुमेश के नेतृत्व वाला एक समूह है, यही वजह है कि हम इसे 4 सीज गैंग कहते हैं। सुमेश टाइगर रैंकिंग में 5वें सबसे मजबूत व्यक्ति हैं। 1 साल में वह आसानी से एक प्रत्यक्ष शिष्य बन सकते हैं, इसलिए हमारे जैसे सामान्य शिष्यों में से कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता, इराज ने कहा। प्रशिक्षण स्थल की ओर बढ़ते हुए अथर्व को उन चारों से कमरा 806 की बदनामी का कारण भी पता चला। चारों ने 1 साल पहले सुमेश को नाराज किया था और सुमेश ने उन्हें 500,000 स्वर्ण मुद्राओं के लिए एक IOU पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। उनसे हर महीने भुगतान के लिए दबाव डाला जाता था, और अगर वे भुगतान नहीं कर पाते थे तो उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था। 500,000 स्वर्ण मुद्राएं। हालांकि चारों छोटे परिवारों से थे, फिर भी उनके परिवारों के लिए 500,000 स्वर्ण मुद्राएं जुटाना असंभव नहीं था। हालांकि इस तरह के मामलों पर उनके परिवारों के साथ चर्चा करना मुश्किल था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय शिष्यों के बीच ऐसे विवादों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करता था जब तक कि किसी की जान न जाए। अगर कोई समस्या होती भी तो वे प्रशिक्षण मैदान में एक मैच के जरिए उसका समाधान कर सकते थे। हारने वाले को बिना शर्त विजेता की बात माननी पड़ती थी। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में ये लंबे समय से एक अलिखित नियम था। चारों भी प्रतियोगिता में गए थे, लेकिन उनकी ताकत अपर्याप्त थी।
इसलिए चारों को लगातार धमकाया जाता था और हर महीने उनकी पिटाई होती थी। अगर कोई उन चारों के करीब जाता तो उसे भी फोर्सीज गैंग द्वारा पीटा जाता। अंततः सभी शिष्यों ने प्रांगण 806 के लोगों से दूरी बना ली। कोई भी फोर्सीज गैंग को भड़काना नहीं चाहता था, इसीलिए पेंग प्रीटू ने अथर्व को याद दिलाया था कि प्रांगण 806 की बदनामी हो चुकी है। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में इन चारों को देखकर कोई भी तुरंत वहां से चला जाता था। क्या यही टाइगर रैंकिंग है? आधे घंटे बाद अथर्व की आंखों के सामने एक बड़ा सा चौक दिखाई दिया। चौक मोटे पत्थर की पट्टियों से बना था। प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर का बाग खड़ा था, लगभग 10 मीटर ऊंचा और 40-50 मीटर लंबा। पत्थर की बाग की मूर्ति प्रभावशाली और सजीव थी और एक शक्तिशाली आभा बिखेर रही थी। पत्थर के बाग की पीठ पर सुंदर नामों की पंक्तियां अंकित थीं। उनमें से अथर्व ने सुमेश को देखा, जिसका जिक्र शिक और अन्य तीनों ने अभी किया था, और वह पहली पंक्ति में 5वें स्थान पर था। भाई अथर्व, ये टाइगर रैंकिंग है। टाइगर रैंकिंग में शामिल लोगों को कोई काम नहीं करना पड़ता और उन्हें हर महीने एक अतिरिक्त तृतीय श्रेणी की औषधीय गोली मिल सकती है, पेंग प्रीटू ने कहा। चुनौती के लिए तैयार? अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके लिए ये टाइगर रैंकिंग बस एक औपचारिकता होनी चाहिए, फैजान ने कहा। चुनौती देने के लिए आपको पहले पंजीकरण कराना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें चुनौती दे सकते हैं। रजिस्टर करें। मैं कैसे रजिस्टर करूं? क्या चुनौती देने के लिए बहुत से लोग कतार में इंतजार कर रहे हैं? अथर्व ने पूछा। अगर हर कोई टाइगर रैंकिंग वाले लोगों को बेतरतीब ढंग से चुनौती दे सके तो क्या टाइगर रैंकिंग वाले लोग थककर मर नहीं जाएंगे? रशिक ने कहा। हर नए शिष्य को एक अंक मिलता है। ये टाइगर रैंकिंग के प्रभारी वरिष्ठ के पास दर्ज होता है। सभी शिष्य स्वतंत्र रूप से विरोधियों को चुनौती दे सकते हैं। अगर आप जीतते हैं तो आपको एक अंक मिलता है। अगर आप हारते हैं तो आप विजेता से एक अंक खो देते हैं। अंकों के बिना आप किसी प्रतिद्वंद्वी को चुनौती नहीं दे सकते। 1 साल बाद संप्रदाय आपको फिर से एक अंक देगा। कुछ देर रुकने के बाद रशिक ने आगे कहा, जाहिर है अगर आपके पॉइंट्स खत्म हो जाएं तो आप उन्हें कमा सकते हैं। संप्रदाय की दुकानें सिर्फ सोने के सिक्कों का ही कारोबार करती हैं। अगर आप 1000 सोने के सिक्के कमा लेते हैं तो आप उन्हें संप्रदाय के साथ 1 पॉइंट के बदले में बदल सकते हैं। हालांकि अगर आप अपने पैसों से पॉइंट्स खरीदते हैं तो उसकी कीमत 10,000 सोने के सिक्के होती है। इसके अलावा आप उन लोगों से पॉइंट्स खरीद और बेच सकते हैं जिनके पास पॉइंट्स हैं, आमतौर पर लगभग 5,000 सोने के सिक्कों में। ऐसा कुछ तो है। अथर्व थोड़ा हैरान हुआ। तब उसे समझ आया कि बिना किसी पाबंदी के हर किसी को हर दिन चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक साधारण शिष्य को चुनौती देने पर 1 अंक खर्च होता है। टाइगर रैंकिंग पर एक शिष्य को चुनौती देने पर 3 अंक खर्च होते हैं। यदि टाइगर रैंकिंग पर लोग एक दूसरे को चुनौती देते हैं तो इसके लिए 5 अंक लगते हैं। वहीं यदि आपके पास अंक हैं तो आप विरोधियों को स्वतंत्र रूप से चुनौती दे सकते हैं, लेकिन आपको क्रम का पालन करना होगा। यदि आप टाइगर रैंकिंग पर किसी को चुनौती देते हैं तो आप केवल अंतिम रैंक वाले व्यक्ति को ही पहले चुनौती दे सकते हैं, जो कि 100वीं रैंक वाला शिष्य है। चुनौती स्वीकार करने के बाद यदि 100वीं रैंक वाला शिष्य जीत जाता है तो वे 3 अंक अर्जित कर सकते हैं और 3 दिनों तक आराम कर सकते हैं। यदि कोई उन्हें इन 3 दिनों के भीतर चुनौती देता है तो वे मना कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई उन्हें 3 दिनों के बाद चुनौती देता है और वे स्वीकार नहीं करते हैं तो उन पर 3 अंक का जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी रैंक भी बिना किसी लड़ाई के चुनौती देने वाले द्वारा ले ली जाएगी, इराज ने कहा। यह तरीका काफी चतुराई भरा है। अथर्व हल्के से मुस्कुराया। कुछ हद तक इससे शिष्यों को रोजाना चुनौती देने से रोका जा सका और साथ ही सभी को चुनौती देने का मौका भी मिला, जिसे प्रतिद्वंद्वी मना नहीं कर सका। संभावना यही थी कि टाइगर रैंकिंग में 100वें स्थान पर रहने वाले शिष्य को सबसे ज्यादा चुनौतियां मिलीं। भाई अथर्व, चलिए पहले पंजीकरण कराते हैं। आप एक नए शिष्य हैं और आपके पास केवल 1 अंक है। टाइगर रैंकिंग में 100वें स्थान पर रहने वाले शिष्य को चुनौती देने के लिए आपको 3 अंक जीतने होंगे। हालांकि हम चारों के पास अभी भी 1-1 अंक है जिसे हम आपको हस्तांतरित कर सकते हैं। फिर आप गोंगसुन ताओ को चुनौती दे सकते हैं, जो वर्तमान में टाइगर रैंकिंग में 100वें स्थान पर है। लेकिन अगर कोई और भी गोंगसुन ताओ को चुनौती दे रहा है तो आपको 3 दिन बाद तक इंतजार करना होगा, फैजान ने कहा। ये वास्तव में जटिल है, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और फिर अंदर चला गया। बैंग बैंग, जल्दी करो, उसे हराओ। चौक के किनारे पहुंचकर देखा तो कई शिष्य सुबह सुबह ही प्रशिक्षण स्थल पर पहुंच गए थे। चौक कई भागों में बंटा हुआ था, जहां शिष्यों के कई समूह जोरदार अभ्यास में लगे हुए थे। पेंग प्रीटू और अन्य लोगों के परिचय से अथर्व को पता चला कि ये साधारण शिष्य थे जो अंक अर्जित करने के लिए चुनौती दे रहे थे। जहां तक टाइगर रैंकिंग वालों को चुनौती देने की बात है तो यह चौक के बीचों बीच सबसे बड़े क्षेत्र में हो रहा था। चौक में लड़ रहे शिष्यों को देखकर उनकी ताकत का स्तर पहले से लेकर तीसरे स्तर के मार्शल मास्टर्स तक था। अथर्व ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
अपनी मौजूदा ताकत के साथ, जब तक उसका सामना किसी 8वें या 9वें स्तर के मार्शल सोल से नहीं होता, अगर होता भी, तो वह उनसे डटकर मुकाबला कर सकता था। एल्दरप्रयाग, हम गोंगसुन ताओ को टाइगर रैंकिंग में चुनौती देना चाहते हैं। चौक को पार करके पांचों चौक में एक लंबे मंच पर पहुंचे। रशिक ने मंच पर बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बात की, जो देखने में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का कोई बुजुर्ग लग रहा था। इस व्यक्ति का उपनाम डुआन था और वह विशेष रूप से प्रशिक्षण मैदान का प्रभारी था। अथर्व ने उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा। वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का एक बाहरी बुजुर्ग था। एक आंतरिक बुजुर्ग की तुलना में दोनों में काफी फर्क था। टाइगर रैंकिंग को चुनौती दे रहे हैं। कौन चुनौती देना चाहता है? क्या आपके पास पर्याप्त अंक हैं? एल्दरप्रयाग ने उन पांचों की ओर देखा। वे कुछ अपरिचित लग रहे थे क्योंकि शिक और बाकी 4 लोग प्रशिक्षण मैदान में बहुत कम आते थे। अथर्व चुनौती दे रहा है। हम अपने अंक अथर्व को हस्तांतरित कर देंगे, इराज ने कहा। संप्रदाय में अंक हस्तांतरित करना सामान्य बात थी और बड़े साहब को कोई आपत्ति नहीं थी। अथर्व, लगता है ये नाम तो नहीं है। क्या तुम चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्य नहीं हो? एल्दरप्रयाग ने एक पल के लिए अपने सामने रखी एक जेड पर्ची देखी, फिर अथर्व की ओर देखा और पूछा। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के नए शिष्यों में अथर्व नाम का कोई नहीं था। एल्दरप्रयाग, अथर्व कल ही आया है। वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का अनुयायी है, लेकिन उसने 1.5 साल पहले रिपोर्ट नहीं की थी, इसलिए वह आपकी जेड स्लिप में दर्ज नहीं है। तभी 3 आकृतियां आ पहुंची। नमस्कार एल्दरबाई। नमस्कार दोनों उपयाजक। अथर्व ने झुककर प्रणाम किया। ये लोग वास्तव में एल्दरबाईमेई और 2 अन्य लोग थे जिन्हें अथर्व ने पहले देखा था। एल्दरबाईमेई के साथ किंग्युन नगर आए उपयाजकों में ये दोनों भी मौजूद थे। इस समय एल्दर भास्कर और दोनों डीकनों ने एक पल के लिए आश्चर्यचकित और अविश्वसनीय भाव से अथर्व को देखा। तो बात ऐसी ही है। फिर कोई समस्या नहीं है। हालांकि 100वें रैंक वाले गोंगसुन ताओ ने कल ही एक मैच स्वीकार कर लिया है। अगर आप उसे चुनौती देना चाहते हैं तो आपको परसों तक इंतजार करना होगा। एल्दरप्रयाग ने एल्दरबाई की बात सुनने के बाद अथर्व और बाकी लोगों से कहा। एल्दरप्रयाग, चेन किंगहाई की जांच करें, 98वें स्थान पर हैं, एल्दरबाई ने कहा। कल भी उनका मैच था। केवल 99वें स्थान पर रहने वाले विपिन ही उपलब्ध हैं। 100वें से 89वें स्थान तक के सभी अन्य सभी निर्धारित हैं। केवल 88वें स्थान पर रहने वाले चिरायु के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एल्दरप्रयाग ने अपने हाथ में जेड पर्ची को एक क्षण के लिए देखने के बाद कहा। विपिन 99वें स्थान पर पहले ही पराजित हो चुका है। एल्दर भास्कर ने एल्दरप्रयाग से बात पूरी करने के बाद अथर्व की ओर देखा और कहा। अथर्व, 88वें स्थान पर चिरायु 4थे स्तर के मार्शल मास्टर क्षेत्र के शिखर पर है। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? कोई बात नहीं। अथर्व हल्के से मुस्कुराया। 88वें स्थान पर होने और 4थे स्तर के मार्शल मास्टर दायरे के शिखर पर होने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसे बस टाइगर रैंकिंग में पहुंचने की जरूरत थी। एल्दरबाई, अथर्व एक नया शिष्य है। 80वें से ऊपर रैंक वाले टाइगर रैंकिंग के शिष्य को स्तरों को छोड़कर चुनौती देने के लिए उसे 20 अंकों की आवश्यकता है। उनके संयुक्त अंक पर्याप्त नहीं हैं, एल्दरप्रयाग ने एल्दरबाई से कहा। ठीक है, इसे मेरे खाते में डाल दो। चिरायु को तुरंत प्रशिक्षण मैदान में आने के लिए सूचित करो, एल्दर भास्कर ने एल्दरप्रयाग से कहा। हाँ, एल्दरप्रयाग तुरंत किसी को ढूंढने चले गए ताकि कोई व्यवस्था कर सके। उनके पदों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि एल्दर भास्कर का दर्जा एल्दरप्रयाग से थोड़ा ऊंचा था। भाई अथर्व, 88वें स्थान पर काबिज चिरायु को चुनौती दे रहे हो, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है? रशिक ने अथर्व के कान में फुसफुसाया। टाइगर लिस्ट के 88वें स्थान पर काबिज शिष्य को शुरू से ही चुनौती देने से वे चारों थोड़े चिंतित हो गए। हालांकि उन्होंने अथर्व की ताकत देखी थी, लेकिन टाइगर लिस्ट में शामिल लोगों की साधना का स्तर कभी कभी एक जैसा होता था, लेकिन वास्तविक शक्ति में अंतर बहुत बड़ा हो सकता था। साधना का स्तर एक मोटा अनुमान था, लेकिन प्रदर्शित वास्तविक शक्ति पूरी तरह से अलग मामला था। 80वें स्थान पर काबिज चिरायु भी 4थे चरण के मार्शल मास्टर थे, लेकिन उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से विपिन से कहीं ज्यादा थी। रैंकिंग जितनी ऊंची, वास्तविक ताकत उतनी ही ज्यादा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अथर्व ने मंद मुस्कान के साथ कहा। 4थे चरण का मार्शल मास्टर वह व्यक्ति था जिसे वह एक ही बार में संभाल सकता था। टाइगर सूची में शामिल होना तो बस एक औपचारिकता थी, उसे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के विविध कार्य करने की कोई इच्छा नहीं थी। अथर्व, क्या जो बाउटियन अभी अभी तुम्हारे कारण घायल हुआ था? एल्दरप्रयाग को व्यवस्था करने जाते देख एल्दर भास्कर ने भौहें चढ़ाईं और अथर्व से पूछा। हाँ, वह विपिन बहुत ज्यादा दबंग था, इसलिए मैं उसे सबक सिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। अथर्व ने बिना कोई निशान दिखाए जवाब दिया, मन ही मन यह अंदाजा लगाते हुए कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के नियमों के अनुसार जब तक कोई नहीं मरता, संप्रदाय को उसे दोष नहीं देना चाहिए। उसने अपनी ताकत पर काबू पा लिया था, वे दर्जन भर लोग तो बिल्कुल नहीं मरते। आपने अकेले ही यह काम किया। एल्दर भास्कर और दोनों डीकन इस समय कुछ अस्वाभाविक लग रहे थे।
हाँ, अथर्व ने जवाब में सिर हिलाया। अच्छे लड़के, बाद में जब तुम वहां पहुंचो तो पीछे मत हटना। मुझे अपनी ताकत दिखाओ। मैंने कल संप्रदाय के साथ तुम्हारे मामले के बारे में पूछताछ की थी। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में खबर मिल जाएगी। अगर तुम्हारी ताकत पर्याप्त है तो अपवाद के तौर पर तुरंत प्रत्यक्ष शिष्य बनना तुम्हारे लिए असंभव नहीं है, एल्डर भास्कर ने अथर्व से कहा। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया एल्डर बाय, अथर्व ने झुककर प्रणाम किया। ये भास्कर उसके प्रति काफी दयालु थी, शायद उसके पिता की खातिर। ये ग्रेड 3 क्यूई एकत्रीकरण गोली ले लो। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सभी नए शिष्य एक क्यूई एकत्रीकरण गोली प्राप्त कर सकते हैं। कल मैं मूल रूप से देवांशी को ढूंढना चाहती थी ताकि उसे बता सकूं कि तुम वापस आ गए हो, लेकिन प्रत्यक्ष शिष्य हाल ही में गहन साधना में लगे हुए हैं और मैं भी अंदर नहीं जा सकी। हालांकि मैं छाया से मिली, इसलिए मुझे लगता है कि देवांशी को अब तक तुम्हारी वापसी के बारे में पता चल गया होगा। भास्कर ने एक ग्रेड 3 निम्न ग्रेड गोली निकालकर अथर्व को देते हुए बात पूरी की। धन्यवाद एल्डर बाय, अथर्व ने धीरे से कहा। एल्डर बाय, चिरायु यहाँ है। हम शुरू कर सकते हैं। एक क्षण के बाद एल्डर प्रयाग वापस लौटे और उनके बगल में काले कपड़े पहने एक युवक खड़ा था जो लगभग 20 साल का लग रहा था। मोटी बाहें, बड़ी आंखें, लंबा शरीर और शक्ति का एहसास। नमस्कार एल्डर बाय, युवक ने भास्कर को प्रणाम किया। उसकी नज़र तुरंत अथर्व और अन्य 4 पर पड़ी। शीर्ष चतुर्थ चरण मार्शल मास्टर, संभवतः एक पृथ्वी गुण मार्शल कलाकार। अथर्व ने युवक की ओर हल्के से देखा। उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की आभा एक पृथ्वी गुण मार्शल कलाकार की थी। चिरायु, अथर्व तुम्हें चुनौती देना चाहता है। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें 20 अंक मिलेंगे। अगर तुम हार गए तो तुम्हें केवल 5 अंक का नुकसान होगा। क्या तुम तैयार हो? भास्कर ने युवक से कहा। मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। वे 20 अंक मेरे हैं। युवक की नज़र आखिरकार अथर्व पर पड़ी। उसकी आंखों में युद्ध की भावना की झलक थी। 20 अंक कोई छोटी रकम नहीं थी। टाइगर लिस्ट में शामिल न होने वाला कोई भी व्यक्ति उसे चुनौती देना चाहता था। उसके पास स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा नियमों के अनुसार अगर प्रतिद्वंद्वी के पास पर्याप्त अंक हो तो वह मना भी नहीं कर सकता था। तो फिर ऊपर जाने की तैयारी करो, एल्डर भास्कर ने धीरे से कहा। कुछ ही पलों में चौक के बीचों बीच 500-600 शिष्य जमा हो गए। सबने सुना था कि एक नया शिष्य चिरायु को चुनौती देने वाला है, जो टाइगर लिस्ट में 80वें नंबर पर था। चिरायु टाइगर सूची में 80वें स्थान पर है। इस नए शिष्य की पृष्ठभूमि क्या है जो चिरायु को सीधे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? क्या वह कुचला जाना चाहता है? तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। उस नए शिष्य का नाम अथर्व है। आज सुबह उसने टाइगर लिस्ट में 99वें स्थान पर काबिज विपिन को एक ही चाल में हरा दिया। 1 दर्जन से ज्यादा शिष्यों के साथ सभी बुरी तरह घायल हो गए। बिल्कुल नहीं, ये बच्चा इतना शक्तिशाली है। ये सच है या झूठ? असंभव। इस बच्चे की ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? आपने जरूर गलत देखा होगा। गलत देखा क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह अथर्व काफी सुंदर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। आसपास की भीड़ में कई शिष्य पहले से ही धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। सुबह का दृश्य 2 घंटे से भी कम समय में शिष्यों में फैल गया था। सामने खड़ी कुछ महिला शिष्याएं पहले से ही अथर्व को गंभीरता से परख रही थीं और उस पर टिप्पणी करने लगी थीं। इस समय दर्शकों के बीच एक सुंदर आकृति घुल मिल गई। नाजुक और सुंदर आकृति और उत्तम विशेषताओं के साथ उसके चेहरे पर केवल एक बड़े लाल जन्मचिन्ह ने उसे बिगाड़ दिया। वह वास्तव में नौकरानी छाया थी। छाया ने चौक के बीचों बीच हरे रंग के लबादे में उस आकृति को देखा। उसकी आंखें थोड़ी चकरा गईं। वह बुदबुदाई, ये सचमुच वही है। वह मरा नहीं है। 1 साल से ज्यादा हो गया है और लगता है वह काफी बदल गया है। उस समय उस चौड़े चौक पर 2 आकृतियां खड़ी थीं। उनके आसन मुकाबले को देखने के लिए पूरे प्रशिक्षण मैदान से कम 600 शिष्य पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। अथर्व, चिरायु, आप दोनों शुरू कर सकते हैं, भास्कर ने एक तरफ से धीरे से कहा। उसकी और उसके बगल में खड़े 2 डीकनों की निगाहें अथर्व पर टिकी थीं। उसके बगल में बैठे बड़े बुजुर्ग ने अथर्व की ओर देखा। उसकी भौहें थोड़ी सी उठी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि भास्कर इस नए शिष्य की ताकत को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रही है। अथर्व, आपने अभी अभी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रवेश किया है और आप मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूँ। चौक पर लंबा और मजबूत चिरायु अथर्व को घूर रहा था। उसकी लड़ाई की मंशा तिरस्कार के संकेत के साथ मिश्रित थी। तुम्हें चुनौती दूं? सच कहूं तो तुम मेरे लिए चुनौती देने के लायक नहीं हो। तुम तो बस एक सीढ़ी हो। अपनी चाल चलो। अगर मैंने चाल चली तो तुम्हें कुछ करने का मौका भी नहीं मिलेगा, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चौथे चरण का मार्शल मास्टर शिखर पर भी उसे कोई खास परवाह नहीं थी। कितने अहंकारी शब्द हैं। अथर्व की बातें सुनकर एल्डर भास्कर भी भौचक्की रह गईं। आसपास मौजूद कुछ शिष्य भी धीमी आवाज में चर्चा करने लगे, ये सोचकर कि यह नया शिष्य सचमुच घमंडी है। कैसे अहंकारी शब्द। चिरायु, उसे एक ही बार में खत्म कर दो।
अथर्व, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं। चिरायु को एक ही झटके में गिरा दो जैसे तुमने विपिन को गिराया था। इस समय चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायी मोटे तौर पर दो गुटों में बंटे हुए थे। बेशक अधिकांश लोग चिरायु के समर्थक थे। अथर्व का समर्थन केवल वे ही कर सकते थे जिन्होंने सुबह अथर्व की हरकतों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उसकी ताकत कितनी भयानक थी। उसकी ताकत मैं समझ नहीं पा रही। उसके अंदर कितने राज छिपे हैं। भीड़ में छाया अथर्व की आकृति को देख रही थी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर उसकी नज़र अथर्व पर पड़ी, जो दूर से उसे देख रही थी। मैं तुम्हें तुम्हारे और टाइगर लिस्ट के बीच का फर्क दिखाऊंगा। चिरायु की आंखों में गुस्से की एक झलक उभरी और उसने अथर्व के प्रति अब कोई विनम्रता नहीं दिखाई। उसके हाथ झटकने पर एक गहरे हरे रंग का लकड़ी का डंडा उसकी मुट्ठी में आ गया। डंडा लगभग 2 मीटर लंबा था और जैसे ही उसमें सच्ची ऊर्जा डाली गई, वह एक पीली रोशनी में लिपट गया। अथर्व ने उस पर हल्के से नजर डाली, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाथ में लंबा डंडा लेकर चिरायु की असली ऊर्जा तुरंत बाहर निकल आई। उसके हाथ में डंडा एक चमकदार चाप में नाच रहा था। जैसे ही उसकी असली ऊर्जा कंपन हुई, आसपास की हवा की धाराएं बलपूर्वक दूर धकेल दी गईं। डंडे की परछाइयां अंतरिक्ष को घेर लेती थीं। चिरायु ने अपने हाथों को अंतरिक्ष में हवा के प्रतिरोध को तोड़ते हुए घुमाया। ऊर्जा और हवा के घर्षण से हल्की चिंगारियां निकली और एक डंडे की परछाई सीधे अथर्व की ओर बढ़ी। कर्मचारी की छाया फट गई, जिससे ऊर्जा का एक प्रचंड उभार आया। ऊर्जा के दबाव से अथर्व को दूर से आती ऊर्जा का एक प्रचंड उभार महसूस हुआ, जिसने उसके हरे वस्त्र को उसकी त्वचा से कसकर जकड़ लिया। चौथे चरण के सर्वोच्च मार्शल मास्टर इस चिरायु की शक्ति वास्तव में जो बाउटियन से कहीं अधिक प्रबल थी। चिरायु के हमले को देखते हुए, हालांकि वह चौथे चरण के मार्शल मास्टर स्तर का था, उसकी ताकत असाधारण थी, एक औसत 5वें चरण के मार्शल मास्टर से ज्यादा अलग नहीं। अथर्व ने मन ही मन सोचा, टाइगर लिस्ट के शिष्य वाकई यूं ही प्रसिद्ध नहीं थे। अपनी ओर बढ़ती ऊर्जा के दमनकारी उभार को महसूस करते हुए अथर्व की तलवार जैसी भौहें थोड़ी ऊपर उठीं और फिर एक फीकी मुस्कान। उसने धीरे से अपना शरीर एक तरफ कर लिया और एक छड़ी का साया ठीक उसी जगह पर आकर रुका जहां अथर्व अभी था। लंबी छड़ी ने जोरदार प्रहार किया और उस प्रचंड ऊर्जा ने सीधे पत्थर की पटिया में एक दरार बना दी। आपकी गति बहुत धीमी है। अथर्व चिरायु के पास लापरवाही से आया। उसके चेहरे पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी। क्या सच में? चिरायु का चेहरा उतर गया। अचानक उसके हाथ में पकड़ा लंबा डंडा फिर से क्षैतिज रूप से फैला। पीली रोशनी में लिपटा डंडा खाली हवा में एक हल्का पीला चाप बना रहा था। डंडे की चमक हवा के प्रतिरोध को भेदती हुई प्रतीत हो रही थी और अपने साथ हवा के फटने की दमनकारी ध्वनि लेकर आ रही थी, जो एक बार फिर अथर्व की ओर बढ़ रही थी। गति और संवेग दोनों के लिहाज से ये चाल पिछली चाल से कहीं ज्यादा तेज थी। टकराना। चौक पर एक क्षण में अपार शक्ति का विस्फोट हुआ। गति बहुत तेज थी। कुछ कमजोर शिष्यों ने जब स्पष्ट रूप से देखा तो उन्होंने देखा कि उस लंबी लाठी में निहित शक्तिशाली बल ने जमीन के स्लैब पर जोरदार प्रहार किया था। स्लैब के आसपास दर्जनों मीटर के दायरे में वह तुरंत धूल में बदल गया और दरारों के घेरे फैल गए। इससे पता चलता था कि उस एक लाठी के प्रहार में कितनी भयानक शक्ति थी। अभी भी बहुत धीमे हो। क्या तुम थोड़ा तेज हो सकते हो, या बस अपनी पूरी ताकत लगा दो? अथर्व की आवाज़ धीमी पड़ गई। उसी समय अथर्व फिर से दर्जनों मीटर दूर था, हल्की मुस्कान के साथ चिरायु को देख रहा था। उसके चेहरे पर उपहास का एक भाव था। इतनी गति! इस क्षण एल्डर भास्कर और अन्य लोगों के भाव डूब गए। वे स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि अथर्व की गति और प्रतिक्रिया क्षमता अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। उसकी गति और तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता शायद उनकी अपनी क्षमता से भी अधिक थी। ये देख वहां उपस्थित कई शिष्य भी दंग रह गए। तुम्हारी गति तेज है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ गति से बच सकते हो? चिरायु का चेहरा काला पड़ गया। अथर्व की आंखों में चंचल भाव देखकर उसके चेहरे पर ठंडक छा गई। उसके शरीर से ट्रू क्यूई बाहर निकली। उसके पैरों के नीचे ट्रू क्यूई की एक चमक दिखाई दी और वह जमीन पर जोर से पैर पटकने लगा। उसके लंबे डंडे पर पीली रोशनी चमक उठी। उसी समय चिरायु उछला और कुछ देर के लिए हवा में उड़ गया। उसके हाथ में पकड़ा लंबा डंडा तेजी से कांपा और डंडे की परछाइयों का एक समूह आकाश में गर्जना करने लगा। ये परछाइयां अंतरिक्ष में ऐसे फैल गईं जैसे कोई मोर अपनी पूंछ फैलाए और पीछे एक ठोस डंडे की रोशनी छोड़ गईं। शून्य विभाजक भूमि विभाजक कर्मचारी। यह एक पृथ्वी श्रेणी का निम्न स्तरीय मार्शल कौशल है और यह चिरायु की अंतिम चाल भी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चिरायु तीसरे वार में अपनी अंतिम चाल का इस्तेमाल करेगा। इस शून्य विभाजक भूमि विभाजक कर्मचारी में अपार शक्ति है। ऐसा लगता है कि चिरायु क्रोधित है। वह घमंडी बच्चा बदकिस्मत होने का हकदार है। इस समय जैसे ही चिरायु ने अपनी सबसे मजबूत चाल चली, नीचे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्यों ने भी फिर से धीमी आवाज में चर्चा शुरू कर दी। हालांकि एल्डर भास्कर और अन्य लोगों ने इस समय कोई राय व्यक्त नहीं की। वे बस चुपचाप दृश्य देख रहे थे।
लेकिन चिरायु के युद्ध कौशल को देखते हुए उनके हाव भाव से वे काफी संतुष्ट लग रहे थे। किसी चौथे स्तर के मार्शल मास्टर के लिए इस शून्य भेदक भूमि विभाजक दंड को इतनी शक्तिशाली सीमा तक प्रकट कर पाना दुर्लभ था। हवा में उछलते हुए चिरायु ने दहाड़ते हुए कहा, शून्य तोड़ने वाली जमीन विभाजक छड़ी। उसी समय आकाश में एक विशाल कर्मचारी साया सीधे फैला, फिर एक गर्जना के साथ नीचे गिरा, अथर्व के चारों ओर के स्थान को ढंक लिया। ये प्रचंड सीटी जैसी ऊर्जा लगातार ध्वनि विस्फोट करती हुई, अंतरिक्ष को घुमाती हुई अथर्व के चारों ओर के स्थान को तुरंत ढंक लिया, उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। कर्मचारियों की छाया के आवरण के भीतर प्रचंड ऊर्जा भड़क उठी और ऊर्जा धाराएं बिखर गईं, अपने साथ दमनकारी स्थानिक वायु प्रवाह लेकर आईं जो चीख रहा था। कमजोर शक्ति वाले लोग अब अखाड़े में कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, केवल प्रचंड शक्ति विस्फोटों की निरंतर ध्वनियां सुन रहे थे। बूम बूम बूम। चौक के बीचों बीच जमीन लगातार फट रही थी। कर्मचारियों की परछाई आसमान से उतर रही थी, जिससे आसमान पत्थर की शिलाओं से भर गया और अनगिनत बजरी उड़ रही थी। एक पल में ऊर्जा धाराएं बिखर गईं। प्रचंड ऊर्जा धाराएं एक निश्चित दूरी तक फैल गईं और फिर दुनिया में विलीन हो गईं। कर्मचारियों की परछाइयों से घिरे क्षेत्र में कई 100 मीटर के दायरे में अनगिनत पत्थर के गड्ढे दिखाई देने लगे। जमीन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। तभी सबको पता चला कि अथर्व, जो कर्मचारियों की परछाइयों में घिरा हुआ था, बीच में नहीं था। अथर्व हवा में गायब हो गया था। जल्दी देखो, वह हवा में है। वह एक पवन विशेषता वाला मार्शल आर्टिस्ट है। कोई आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। इस समय सभी लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देख रहे थे। वहां आकाश में हरे वस्त्र वाली आकृति हवा में खड़ी थी। उसके पीछे सच्चीची से संघनित पंखों का एक जोड़ा था। पंख कंपन कर रहे थे, जिससे हल्की सी स्थानिक लहरें पैदा हो रही थीं। एक वायु गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट। ऐसा लग रहा था कि वह अभी पृथ्वी गुण वाले ट्रू क्यूई का उपयोग कर रहा है। वह एक दोहरे गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट है। जब सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला रहे थे तो एल्दरप्रयाग, जो बगल में मार्शल आर्ट क्षेत्र के प्रभारी थे, ने भी आश्चर्य से कहा, तो वह एक दोहरे गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट है। महान बुजुर्ग, अथर्व एक दोहरे गुण वाला मार्शल कलाकार नहीं है। वह एक त्रिगुण वाला मार्शल कलाकार है। पृथ्वी, अग्नि और वायु एक त्रिगुण वाला मार्शल कलाकार, बुजुर्ग डुआन के पास एक परिचारक ने कहा। क्या एक त्रिगुण गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट? क्या ये यंग मिस जैसा ही राक्षस नहीं है? एल्दरप्रयाग तुरंत डर गए। अथर्व को देखने का उनका नजरिया अब बिल्कुल बदल गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि एल्दर भास्कर उन्हें इतना महत्व देते थे। तभी एल्दरप्रयाग को कुछ याद आया और उन्होंने कहा, क्या यह अथर्व, अनुराग शास्त्री का बेटा, अनंत का बड़ा भाई, वह त्रिगुण गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है जिसका आपने जिक्र किया था और जो मिस्टी कैपिटल पर्वत श्रृंखला में चट्टान से गिर गया था? हाँ, वह अनुराग शास्त्री का बेटा है। वह उस बड़ी आपदा से बच गया है और वापस लौट आया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह उस समय के अनुराग शास्त्री तक पहुंच पाएगा, एल्दर भास्कर ने धीरे से कहा। भाई अथर्व वास्तव में एक त्रिगुणात्मक मार्शल आर्टिस्ट है। हे भगवान! यू बुकुन, एराज, फैजान और पेंग चुवानिक सियोनक भी इस समय अवाक रह गए। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारी गति बहुत धीमी है। अब मेरी बारी है। आकाश में अथर्व फिर से मंद मंद मुस्कुराया। उसकी आंखों में अभी भी एक चंचलता झलक रही थी। एक पल में चंचलता गायब हो गई और अथर्व का आभामंडल अचानक बदल गया। उसी समय आकाश से एक हिंसक हत्या का इरादा नीचे आया। उसकी पीठ पर सच्चे क्यूई पंखों के फड़फड़ाने के साथ उसका शरीर बिजली की तरह नीचे कूद पड़ा। उसकी गति बिजली जैसी थी। जब हरे वस्त्रधारी व्यक्ति उसके सामने पहुंचा, तभी चिरायु ने स्पष्ट रूप से देखा कि प्रतिद्वंद्वी के हाथ में अब एक ठंडा, चमकता हुआ तीखा पंजा था और आकाश से झुलसा देने वाली सच्ची नीचे की ओर आ रही थी। पृथ्वी, वायु, अग्नि, वह एक त्रिगुण गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट है। इस समय तक चिरायु का चेहरा पूरी तरह से भयभीत हो चुका था। त्रिगुण गुण वाले मार्शल आर्टिस्ट अथर्व पर आभा का अनुभव। पूरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में केवल उस राक्षसी में ही इतनी राक्षसी प्रतिभा थी। फुश, अब बचने का कोई समय नहीं था। चिरायु की लंबी छड़ी ऊपर की ओर उठी और उसके पूरे शरीर से ट्रू क्यूई निकल पड़ी। उसके पास अथर्व की ओर सीधे एक छड़ी की रोशनी भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी समय उसका शरीर तुरंत पीछे हट गया और उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक ट्रू क्यूई अवरोध स्थापित हो गया। अथर्व ने इस क्षण अपने हाथ में सफेद जेड के परिष्कृत रेशमी नुकीले पंजे को हिलाया और एक ठोस ज्वाला फैल गई। क्रिम्सन अग्नि गुण वाली सच्ची भड़क उठी और ठोस ज्वालाओं की लपटें अजीब तरह से नुकीले पंजे के चारों ओर लिपट गईं। पंजे का निशान हवा में ही मुड़ गया और अविश्वसनीय गति से उसने तुरंत चिरायु के पीले प्रकाश वाले लंबे डंडे को रोककर पकड़ लिया। अपने आप को ज्यादा आंक रहे हो, तोड़ दो, अथर्व ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने अपना नुकीला पंजा हिलाया और थोड़ी देर रुकने के बाद उसकी हथेली से एक जबरदस्त धक्का देने वाली शक्ति निकली। नुकीले पंजे पर लगी ठोस लपटें तुरंत भड़क उठीं। एक जबरदस्त बल ने अंतरिक्षीय वायु प्रवाह को तुरंत एक भंवर की तरह विकृत कर दिया।
अंतरिक्षीय वायु प्रवाह तुरंत संकुचित होकर फट गया। क्रैक क्रैक। स्थानिक वायु प्रवाह के संपीड़ित होने और विस्फोट होने की ध्वनि के बाद सभी के आश्चर्य के बीच चिरायु की लंबी छड़ी भी पंजे के निशान के भीतर टुकड़ों के ढेर में तुरंत कुचल गई, जो आसपास की हवा में बिखर गई। एक जबरदस्त बल बरसा और चिरायु के मुंह से खून की एक बूंद निकली। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। इस क्षण अथर्व की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। तीखे पंजे ने अचानक चिरायु के सुरक्षात्मक ट्रूक्यूई अवरोध को ऐसे भेद दिया मानो वह कुछ भी न हो, और उसके सुरक्षात्मक प्रकाश चक्र को चीरता हुआ भयंकर झुलसा देने वाली ऊर्जा लिए पंजे का निशान बिजली की तरह चिरायु की गर्दन तक पहुंचा। उस भीषण ऊर्जा को महसूस करते हुए चिरायु उस क्षण सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसके भयभीत भाव में उसकी आंखों में भय झलक रहा था और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आत्मा में एक धड़कन सी महसूस हुई। अथर्व, तुम्हें किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। एल्दर भास्कर की अभिव्यक्ति आश्चर्य से काफी बदल गई। फुश। जब वह प्रचंड झुलसाने वाली ऊर्जा चिरायु की गर्दन से 3 सेंटीमीटर दूर थी तभी अचानक रुक गई। हालांकि उस अदृश्य ऊर्जा ने चिरायु की गर्दन पर खून का एक हल्का सा निशान छोड़ दिया। तुम हार गए। अथर्व ने पंजे के निशान को वापस ले लिया, अपनी सामान्य फीकी मुस्कान को वापस पा लिया, जैसे कि जो कुछ भी अभी हुआ था उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। अथर्व को रुकते देख एल्दर भास्कर ने आखिरकार राहत की सांस ली। इस बीच एल्दर प्रयाग अभी तक होश में नहीं आया था। उसका चेहरा भय से भर गया और वह बुदबुदाया, वह सचमुच एक त्रिगुण गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, वह एक त्रिगुणात्मक मार्शल कलाकार है। अथर्व एक त्रिगुणात्मक मार्शल कलाकार है। हे भगवान, एक और त्रिगुण गुण वाला मार्शल कलाकार। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के पास दूसरा त्रिगुण गुण वाला मार्शल कलाकार है। नीचे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायी अब खुद को रोक नहीं पा रहे थे, लगभग कट्टर हो रहे थे। खासकर आगे की कुछ महिला अनुयायी जो चीख रही थीं और चुलबुली निगाहों से देख रही थीं और चाह रही थीं कि काश वे आगे बढ़ पातीं। अभी तो सबसे कमजोर ताकत वाले भी साफ देख पा रहे थे। हालांकि उन्होंने कुल 4 चालें बदलीं, लेकिन पहली 3 चालें चिरायु ने शुरू की, जिसने अपनी सबसे मजबूत चाल भी इस्तेमाल की, लेकिन तीनों चालों में उसने अथर्व के कब्डों का कोना भी नहीं छुआ और अथर्व ने चिरायु को सिर्फ एक ही चाल में आसानी से हरा दिया। अगर यह जिंदगी मौत की लड़ाई होती तो अथर्व की एक चाल ही चिरायु की जान लेने के लिए काफ़ी होती। इतनी ताकत बहुत भयानक थी। टाइगर लिस्ट में 80वें नंबर का कोई भी व्यक्ति अथर्व के सामने एक चाल भी नहीं टिक सकता था। वह 9वें स्तर का मार्शल मास्टर है। 1.5 साल पहले तक तो वह 4थे स्तर का मार्शल सोल्जर था। उसकी साधना की गति इतनी तेज है कि यह आश्चर्यजनक है। उसके भीतर ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है? भीड़ में छाया की आंखें भी इस समय आश्चर्य से भर गईं। अगर अथर्व को इस समय पता चलता कि छाया वास्तव में उसकी साधना के स्तर को देख सकता है तो उसे निश्चित रूप से आश्चर्य होता। अपनी 9वीं स्तरीय मार्शल मास्टर साधना को उजागर होने से बचाने के लिए अथर्व अपनी चाल चलते समय अपनी आभा को नियंत्रित और दबा रहा था, इस विश्वास के साथ कि यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट की विशिष्टता के कारण एक मार्शल जनरल भी उसकी शक्ति को देख पाना मुश्किल होगा। फिर भी यह छाया एक ही नज़र में उसे देख सकता था। चिरायु ने आंखें खोलीं, निराश दिख रहे थे। पीला चेहरा लिए उसने अथर्व को देखा। इस समय अनिच्छा का कोई निशान नहीं था। चूंकि प्रतिद्वंद्वी एक त्रिगुण गुण मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसका कोई मुकाबला नहीं था। हारना स्वाभाविक था। बात यह नहीं थी कि वह कमजोर था, बल्कि यह थी कि प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था, बहुत शक्तिशाली। एल्दर भास्कर के पीछे 2 सेवक भयभीत थे। अब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया था कि विपिन और उसके लगभग 1 दर्जन शिष्यों को अथर्व ने अकेले ही हरा दिया था। अथर्व जीत गया। थोड़ी देर बाद एल्दर प्रयाग ने ऊंची आवाज में घोषणा की, भाई अथर्व, आप बहुत ही दुर्जय हैं। एक त्रिगुण गुण मार्शल कलाकार। हे भगवान, हमारे आंगन संख्या 806 को अंततः एक दुर्जय आकृति प्राप्त हुई है। यू बुकुन, एराज, फैजान और पेंग प्रीटू तुरंत चौक के बीचों बीच पहुंचे। आश्चर्य पाकर वे सभी बहुत खुश हुए। क्या मुझे उसे देखना चाहिए? क्या वह मुझे याद भी रखेगा? छाया की आंखों में झिझक थी। वह अथर्व को देख रही थी जो दूर चौक में भीड़ से घिरा हुआ था। छाया चौक में। अथर्व की नज़र भीड़ में उस खूबसूरत आकृति पर पड़ी। उसे शास्त्री परिवार के पिछवाड़े वाले बगीचे में उसके उस समय कहे गए एक वाक्य की याद अभी भी थी, युद्ध के मैदान में एक उग्र भेड़िया धुआं उड़ाता है, गौरव प्राप्त करने का पछतावा नहीं करता, भले ही उसका अर्थ हमेशा के लिए वीरानी हो। सांसारिक समृद्धि के 10,000 फासलों में कौन किसी सुंदरता के लिए वर्चस्व की तलाश करता है? ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि यह लड़की किसी भी तरह से एक साधारण नौकरानी जैसी नहीं थी। उसकी महत्वाकांक्षाएं किसी पुरुष से कम नहीं थीं। छाया, तुम यहाँ क्यों हो? जैसे ही छाया हिचकिचा रही थी, अथर्व भीड़ को चीरता हुआ उसके पास पहुंचा। उसकी नज़र उसके आसपास के क्षेत्र पर घूम रही थी। अथर्व, सिस्टर देवांशी और मेरी युवती बाहर नहीं आ सकी, इसलिए उन्होंने मुझे ये देखने के लिए भेजा कि क्या तुम सचमुच वापस आ गई हो। उससे पहले आए आकृति को देखकर छाया की आंखें और भी चकरा गईं।
कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें देखकर खुश हूँ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मैं मरा नहीं और मैं वापस आ गया हूँ, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पिछला साल कैसा रहा? अथर्व को देखते हुए छाया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। एक पल बाद आखिरकार उसने ये वाक्य कहा, बुरा नहीं है। आप सबका क्या हाल है? अथर्व ने पूछा। हम सब ठीक हैं, और सिस्टर देवांशी, उन्हें आपकी बहुत याद आती है। कल जब उन्होंने सुना कि आप वापस आ गए हैं तो वे बहुत खुश हुईं, छाया ने कहा। मुझे सिस्टर देवांशी से कहो कि मुझे भी उनकी याद आ रही है और मैं उनसे मिलने के लिए पहाड़ पर जाने का कोई रास्ता ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, अथर्व ने उस खूबसूरत महिला के बारे में सोचते हुए धीरे से कहा। उसने सोचा कि वह उसे मरा हुआ समझकर बहुत रोई होगी। तो क्या तुम मुझे देखने पहाड़ पर आओगी? छाया ने अचानक कहा, फिर उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह जल्दी से मुड़कर चली गई। अथर्व, मैं अब जा रही हूँ। मुझे जल्दी से बहन देवांशी को बताना है कि तुम सचमुच वापस आ गई हो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं ऐसा सवाल कैसे पूछ सकती हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं... नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने ज्यादा शब्द भी नहीं कहे। मुंह मोड़ने के बाद छाया ने खुद से कहा। उसका चेहरा चटक लाल हो गया था और लाली उसके चेहरे से गर्दन तक फैल गई थी। अगर मैं पहाड़ पर जाऊंगा तो मैं भी तुमसे जरूर मिलूंगा। अथर्व चौंक गया। छाया की प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही तीखी थी। फिर वह जोर से चिल्लाया, उसने कहा था कि वह मुझसे मिलने आएगा, सच में? अथर्व की ओर मुड़कर छाया की आंखों में एक जटिल भाव दिखाई दिया। भाई अथर्व, ये सीनियर सिस्टर खुशी की नौकरानी छाया लगती है। आप उसे कैसे जानते हैं? रशिक और बाकी चार अथर्व के पीछे पहुंचे और छाया को जाते हुए देखा। मैं उसे पहले से जानता था, अथर्व ने हल्के से कहा। एक क्षण बाद प्रशिक्षण मैदान पर उस विशाल टाइगर रैंकिंग में 88वें स्थान पर अथर्व का नाम लिखा गया, जिससे कई शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। प्रांगण 806 में अथर्व प्रशिक्षण स्थल से लौट आया, जब कशिक और अन्य 4 शिष्यों को अपने दैनिक कार्यों की तैयारी करनी थी। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के प्रत्येक साधारण शिष्य के लिए गश्त और झाड़ू लगाने जैसे अनिवार्य दैनिक कार्य थे, जो उनके दैनिक कार्यों का हिस्सा थे। चंद्र पर्वत श्रृंखला के भीतर बादलों को चीरती हुई एक ऊंची चोटी जमीन से ऊपर उठ रही थी। इस चोटी का शिखर समतल था, जिसके ढलानदार किनारे ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें चाकू से साफ साफ काट दिया गया हो, और इसका रंग गहरा नीला था। चोटी पर कई इमारतें धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। एक भव्य महल के अंदर मुख्य हॉल में इस समय 1 दर्जन से अधिक आकृतियां बैठी हुई थीं। तीसरे रक्षक कल व्हाइट आईब्रो ने बताया कि अथर्व शास्त्री परिवार का एक शिष्य, जो 1 साल पहले 10,000 फुट ऊंची चट्टान से गिर गया था और 3 गुणों वाला मार्शल कलाकार है, मर नहीं गया और कल चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में वापस आ गया। व्हाइट आईब्रो जानना चाहता है कि क्या अथर्व 3 गुणों वाला मार्शल कलाकार होने के नाते तुरंत संप्रदाय का निजी शिष्य बन सकता है। एक बुजुर्ग जो चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के रक्षक की तरह दिखता था, ने हॉल के शीर्ष पर एक बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति से कहा। एक 3 विशेषता मार्शल कलाकार, इस तरह की प्रतिभा यंग लेडी के अलावा दूसरी 3 विशेषता मार्शल कलाकार है। क्या हमें विभिन्न वरिष्ठों को चर्चा और निर्णय लेने के लिए सूचित करना चाहिए? एक 3 गुणी मार्शल कलाकार, हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए। यदि वह युवती की शक्ति प्राप्त कर सके तो हमें अगले 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के टूर्नामेंट में और अधिक आत्मविश्वास मिलेगा। नीचे कई लोग जो रक्षक जैसे दिख रहे थे चर्चा करने लगे। सब लोग, एल्डर विश्वनाथ को कल रात ही इस मामले के बारे में पता चल गया था और उन्होंने हमें इसमें दखल न देने का निर्देश दिया था। हालांकि 3 गुण वाले मार्शल कलाकार में उत्कृष्ट प्रतिभा होती है, फिर भी अगली बार व्यक्तिगत शिष्यों के चयन में अभी 1 साल बाकी है। हमारा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय किसी एक व्यक्ति के लिए अपवाद नहीं बना सकता, इसलिए सब कुछ संप्रदाय के नियमों के अनुसार ही होना चाहिए, हॉल के शीर्ष पर बैठे बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति ने सभी से कहा। तीसरे रक्षक अथर्व एक 3 गुण वाला मार्शल कलाकार है। क्या हमें इसकी सूचना अन्य बुजुर्गों या संप्रदाय गुरु को देनी चाहिए? एक 3 गुण वाले मार्शल कलाकार में इस तरह की प्रतिभा है, इसलिए हमें उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए। एक रक्षक ने फिर से बोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। रक्षक कीयू, एल्डर विश्वनाथ ने यही कहा था। क्या आप एल्डर विश्वनाथ की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं? बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति ने रक्षक की ओर देखा जो बोल रहा था। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, फिर सब कुछ नियमों के अनुसार किया जाएगा। रक्षक की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने तुरंत कहा, एल्डर विश्वनाथ से डरते हुए। चंद्र सेक्ट पर्वतों के बीच डूबते सूर्य की आभा में चोटियों का एक विस्तार हल्की लाल रोशनी में नहाया हुआ था, जिसने पूरी पर्वत श्रृंखला को सुनहरे धुंध में ढक दिया था। एक पर्वत शिखर पर एक नाजुक आंगन के भीतर धीमी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। छाया, क्या तुमने सच कहा? अथर्व सचमुच चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में है और वह सचमुच अभी भी जीवित है। आंगन में आमतौर पर सुंदर और कुलीन देवांशी को इस समय अपनी छवि की जरा भी परवाह नहीं थी और वह उत्सुकता से छाया से पूछ रही थी।
बहन देवांशी, मैं आपको पहले ही 2 बार बता चुकी हूँ। वह सचमुच जीवित है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। उसने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा था कि वह आपको बहुत याद करता है, छाया ने देवांशी से मीठी मुस्कान के साथ कहा। उसे मेरी याद आती है। देवांशी के चेहरे पर लालिमा छा गई। फिर उसने पूछा, छाया अब कैसा है? मोटा हो गया है या पतला? पिछले साल कैसे वापस आ गया था? वो काफ़ी बदल गया है और उसका रंग थोड़ा सा सांवला हो गया है। पिछले साल की बात करें तो मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ है। हाँ, आज उसने कुछ बहुत ही शानदार किया, छाया ने कहा। वह मुसीबत में तो नहीं पड़ा, है ना? देवांशी तुरंत चिंतित हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अथर्व ने आज एक ही चाल में चिरायु को हरा दिया, जो टाइगर रैंकिंग में 88वें स्थान पर है। पहाड़ के नीचे कई शिष्य अब उसके बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ तक कि कई पुराने शिष्य भी शायद उस पर ध्यान देने लगे हैं, छाया ने कहा। टाइगर रैंकिंग में 88वें स्थान पर काबिज चिरायु को एक ही चाल में हरा दिया। अथर्व की ताकत वाकई इस स्तर तक पहुंच गई है। देवांशी हैरान था। अथर्व की ताकत में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। खुशी, जो उसके बगल में था, ने भी आश्चर्य से कहा। हाँ, अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता, छाया ने कहा। शाम ढलते ही आंगन 806 में रशिक और बाकी 7 लोग अपने थके हुए शरीरों को घसीटते हुए आंगन में लौट आए। घर के काम करना भी शारीरिक रूप से काफ़ी मेहनत वाला काम था। आंगन में लौटकर चारों ने कड़वी शिकायत की, केवल अथर्व से ईर्ष्या कर सकते थे, जिसे काम नहीं करना पड़ता था। चारों की शिकायतें सुनकर अथर्व मंद मंद मुस्कुराया। अब जब वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में था तो वह सोच रहा था कि एल्डर आशुतोष कब लौटेगा। अगर वह जल्दी ही उसका निजी शिष्य बन जाता तो वह जल्दी ही देवांशी से मिलने पहाड़ पर जा सकता था और उसे प्रवाहित प्रकाश और छाया गति तकनीक और 10,000 साल का लाल ताम्र भी जल्दी मिल सकता था। रात होने पर पांचों ने थोड़ी देर बातें की और फिर अपने कमरों में साधना के लिए लौट गए। अथर्व के कमरे में छोटा ड्रैगन और रक्त छिपकली रेंग कर बाहर आ गए। आकाशपंख वाले हिम सिंह, रक्तपिपासु राक्षसी मेंटिस, हरे राक्षसी अजगर और बिजली जैसे काले पैंथर को अथर्व बाहर नहीं आने दे सकता था। वे अपने शरीर को छोटा नहीं कर सकते थे और कमरा उनके विशाल आकार को समायोजित नहीं कर सकता था। पालथी मारकर बैठते हुए उसने स्पिरिट जेड बेड निकाला और अथर्व ने धीरे धीरे साधना शुरू कर दी। इस दौरान अथर्व ने कुछ अर्थ स्पिरिट पिल्स को परिष्कृत करने की भी योजना बनाई। पृथ्वी आत्मा गोलियां, उच्च श्रेणी की रैंक 3 गोलियां, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार थीं। हालांकि उड़ती आत्मा संप्रदाय ने कई गोलियां छोड़ दी थीं। आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियां अत्यंत दुर्लभ थीं और आत्मा दिव्य द्रव भी समाप्त हो चुका था। इसलिए अथर्व अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भेदने के लिए गोलियां लेने की तैयारी कर रहा था। जब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी 9वें स्तर के आत्मा गुरु तक पहुंच गई तो वह मार्शल आत्मा और आत्मा के स्तरों तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर सकता था। मार्शल आत्मा और आत्मा के स्तरों तक पहुंचना मार्शल कलाकारों और आत्मा गुरुओं दोनों के लिए एक बाधा थी। उस समय उसे अच्छी तैयारी करनी होगी। एक क्षण बाद अथर्व एक धुंधली रोशनी में लिपटा हुआ था, साधना में डूबा हुआ। इस समय अंधेरे में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की एक चोटी पर एक बड़ा सा आंगन था जो जगमगा रहा था। एक कमरे के अंदर 3 आकृतियां थीं। इन तीनों में से अगर अथर्व मौजूद होता तो वह उनमें से एक को जरूर पहचान लेता। ये व्यक्ति आलीशान कपड़े पहने हुए था, लगभग 17-18 साल का, और यह अनंगी था। अन्य 2 में से एक लगभग 23 या 24 वर्ष का युवक था जो सफ़ेद आलीशान कपड़े पहने हुए था। उसकी आंखों में द्वेष की झलक थी जिससे खतरनाक भावना उत्पन्न हो रही थी। अंतिम व्यक्ति जो बैंगनी वस्त्र पहने हुए था चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का तीसरा रक्षक था। चित्रांश कैसी रही? कमरे के भीतरी हॉल से एक धीमी आवाज आए। आवाज कुछ हद तक विशिष्ट थी। बोलने वाले की उम्र कोई बड़ी होगी। गुरु, मैंने इसे दबा दिया है। जब तक कोई जानबूझकर इसके बारे में नहीं बोलता तब तक अन्य बुजुर्गों को यह नहीं पता चलना चाहिए कि अथर्व फिलहाल चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में वापस आ गया है, तीसरे रक्षक ने धीमी आवाज में कहा। शाबाश, हाल ही में आपको लोगों को ज्यादा ध्यान देने के लिए भेजना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी को पता न चले कि अथर्व चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में वापस आ गया है। अगर और कुछ नहीं है तो आप पहले नीचे जा सकते हैं। भीतरी हॉल से आवाज फिर आए। मैं समझ गया गुरुजी, तीसरे रक्षक ने हल्के से कहा। दादाजी, यह अथर्व दरअसल चट्टान से गिरकर नहीं मरा, उसकी जिंदगी वाकई बहुत बड़ी है। 3 गुणों वाला एक मार्शल आर्टिस्ट, मुझे डर है कि बाकी बड़े लोग उसे जरूर अपना लेंगे। एक बार जब वह हमारा निजी शिष्य बन जाएगा तो उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। क्या हमें अभी से कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचा जा सके? तीसरे रक्षक के जाने के बाद सफ़ेद आलीशान कपड़ों वाले युवक ने कहा। संजू, तुम इस मामले को संभालने के लिए किसी का इंतजाम करो। याद रखना कि इसे खुद मत करना।
अगर तुम किसी और को मार दोगे तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर तुम किसी 3 तत्व वाले मार्शल आर्टिस्ट को मारोगे तो संप्रदाय के दूसरे बुजुर्ग कुछ कह सकते हैं। बस किसी को भेज दो और ज्यादा निशान मत छोड़ो। शास्त्री परिवार का खजाना किसी भी हालत में अनंत के अलावा किसी और के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। भीतरी हॉल से आती हुई प्राचीन आवाज जारी रही। दादाजी, शास्त्री परिवार के पास किस तरह का खजाना है? मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं? अनंत ने भीतरी हॉल से पूछा। अनंत, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा। इस मामले के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। वह खजाना कोई साधारण चीज नहीं है। जब तुम्हें बताने का समय आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। मुझे अपना एकांतवास जारी रखना है। जब तक कोई जरूरी काम न हो मुझे परेशान मत करना। अथर्व के मामले में तुम दोनों चित्रांश से मदद ले सकते हो। कोशिश करो कि कोई निशान न छोड़ो और किसी को बात करने की वजह न दो। भीतरी हॉल से आवाज आए और फिर सन्नाटा छा गया। अनंत और वह व्यक्ति फिर मुख्य हॉल से बाहर चले गए। चचेरे भाई, उस बदचलन अथर्व को मरना ही होगा। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? हॉल के बाहर अनंत की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। अथर्व अभी भी पहाड़ के नीचे साधारण शिष्यों के बीच है। उसके लिए दुर्घटना रचने वाला कोई व्यक्ति ढूंढना मुश्किल नहीं है। फिर मैं कुछ लोगों का इंतजाम करूंगा जो उसके लिए दुर्घटना रचेंगे। हे। अच्छे कपड़ों में उस युवक ने एक भयावह ठंडी मुस्कान बिखेरी। फुश। एक रात की साधना के बाद अथर्व ने अपने शरीर से बासी हवा का एक घूंट बाहर निकाला। आत्मा जैद बिस्तर की साधना में सहायता से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में तेजी से सुधार हुआ। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मा सार को ग्रहण करने की तुलना में ये कहीं कम प्रभावी था। जब तक मेरे पास समय है मुझे कुछ पृथ्वी आत्मा गोलियों को परिष्कृत करना चाहिए, अथर्व ने धीरे से कहा। बॉस, यहाँ बहुत बोरिंग है। लिटिल ड्रैगन ने अथर्व को देखा और अपना छोटा सिर झुकाते हुए कहा। उसकी छोटी आंखें धूर्तता से झपक रही थीं। अथर्व ने हल्के से मुस्कुराते हुए स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि लिटिल ड्रैगन का क्या मतलब था और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपनी आभा प्रकट नहीं करनी चाहिए। बॉस अमर रहें, मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं अपनी आभा छुपाने का वादा करता हूँ। लिटिल ड्रैगन तुरंत खुशी से अथर्व के कंधे पर कूद गया। उसकी जीभ प्यार से अथर्व के गाल को चाट रही थी। रक्त छिपकली, तुम्हारी आभा को अन्य लोग आसानी से पहचान सकते हैं, इसलिए अभी के लिए स्थानिक जानवर की थैली में चले जाओ, अथर्व ने फिर रक्त छिपकली से कहा। हाँ गुरु, रक्त छिपकली ने उत्तर दिया और फिर अथर्व की स्थानिक पशु थैली में प्रवेश किया। लिटिल ड्रैगन को कमरे से बाहर ले जाते हुए रशिक और बाकी तीनों उसे देखकर कुछ हैरान रह गए। अथर्व बस यही बहाना बना सका कि लिटिल ड्रैगन तो बस एक प्रथम श्रेणी का राक्षसी जानवर था जिसे उसने पाला था। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए प्रथम या द्वितीय श्रेणी का राक्षसी जानवर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के कई शिष्यों के पास भी द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जानवर थे, और ऐसा कहा गया कि कई मुख्य शिष्यों के पास उड़ने वाले राक्षसी जानवरों की सवारी भी थी। आंगन से निकलकर अथर्व को भास्कर मिली और वह उससे पूछना चाहती थी कि क्या कोई एकांत साधना स्थल है। चूंकि उसे कुछ पृथ्वी आत्मा की गोलियों को परिष्कृत करना था, इसलिए उसे एक सुरक्षित स्थान ढूंढना जरूरी था। अथर्व, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं बस तुम्हें ढूंढने ही वाली थी। जब अथर्व भास्कर के घर पहुंची तो भास्कर ने लिटिल ड्रैगन को कुछ जिज्ञासा से देखा, फिर कुछ और नहीं कहा और हल्की सी आह भरी। बड़े भाई, क्या कुछ गड़बड़ है? अथर्व ने पूछा। मुझे अभी खबर मिली है। मैंने सोचा था कि चूंकि आप एक त्रितत्व मार्शल कलाकार हैं, इसलिए आप एक अपवाद हो सकते हैं और तुरंत चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं। आखिरकार, अगर आप 1.5 साल पहले चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रवेश कर गए होते तो मुख्य शिष्य बनना कोई समस्या नहीं होती। हालांकि मुझे जो खबर मिली है वह ये है कि संप्रदाय आपके लिए कोई अपवाद नहीं बना सकता। इसलिए यदि आप एक मुख्य शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको मुख्य शिष्यों के अगले चयन तक 1 और वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी, एल्डर भास्कर ने कहा। कोई बात नहीं एल्डर बाय, आपने बहुत मुसीबत मोल ले ली है, अथर्व ने हल्के से कहा। अथर्व को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह तुरंत मुख्य शिष्य बन पाएगा या नहीं। अथर्व, कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। भास्कर ने अथर्व की ओर देखा और फिर कहा, मूल रूप से एक त्रितत्व मार्शल कलाकार के रूप में तुम्हारे लिए एक मुख्य शिष्य बनना बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मैंने सुना है कि इस बार इसे तीसरे रक्षक द्वारा जानबूझकर दबा दिया गया था और प्रथम और द्वितीय रक्षक दोनों बाहर हैं, इसलिए मेरा अधिकार सीधे बड़ों को रिपोर्ट नहीं कर सकता। यही कारण है कि तुम अब एक मुख्य शिष्य नहीं बन सके, एल्डर भास्कर ने कहा। तीसरे रक्षक, अथर्व ने धीरे से कहा। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने किसी भी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के रक्षक को नाराज किया हो। ये तीसरा रक्षक चित्रांश एल्डर विश्वनाथ का शिष्य है। एल्डर विश्वनाथ दामिनी के पिता और अनंत के दादा हैं। मुझे आपके शास्त्री परिवार के मामलों के बारे में भी कुछ पता है। इतना कहने के बाद आपको समझ जाना चाहिए, है ना? भास्कर ने कहा। प्रतिहार परिवार, अथर्व की आंखों में अचानक एक ठंडक भर गई।
बलराज शास्त्री और देवांशी ने उसे बताया था कि जब वह शास्त्री परिवार में था तब प्रतिहार परिवार का कोई व्यक्ति चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में पहुंचते ही प्रतिहार परिवार उससे इतनी जल्दी निपटने की कोशिश करेगा। अथर्व, हालांकि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में तुम्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए, फिर भी अभी से सावधान रहना बेहतर है। मैं अन्य बुजुर्गों से संपर्क करने की पूरी कोशिश करूंगी और तुम्हें जल्द से जल्द एक मुख्य शिष्य बनाने का प्रयास करूंगी। जब तक तुम एक मुख्य शिष्य हो, अगर कोई चुपके से परेशानी खड़ी करना भी चाहे तो यह इतना आसान नहीं होगा, भास्कर ने कहा। शुक्रिया एल्डर बाई, मैं ज्यादा सावधान रहूंगा, अथर्व ने झुककर कहा। इस पल उसके दिल में ठंडक भर गई। प्रतिहार परिवार असल में उससे निपटना चाहता था। उन्हें उसे अपने से टकराने नहीं देना चाहिए। अभी ये तय नहीं है कि कौन किससे निपटेगा। ओह ठीक है एल्डर बाई, क्या आप जानते हैं कि एकांत साधना के लिए कोई स्थान कहाँ है? अथर्व ने पूछा। पीछे पहाड़ों के बीच कई पत्थर की गुफाओं वाली एक छोटी पर्वत श्रृंखला है। यह जेड स्लिप ले लो। जब तुम पीछे पहाड़ पर पहुंचोगे तो जेड स्लिप तुम्हें एकांत गुफा में ले जाएगी। एक बार अंदर जाने के बाद तुम शांति से साधना कर सकते हो, बाहरी लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। एल्डर भास्कर ने बोलना समाप्त किया और अथर्व को एक सफ़ेद जेड स्लिप दी। अथर्व ने उसे धन्यवाद दिया, जेड पर्ची ली और सीधे पीछे वाले पहाड़ की ओर चल पड़ा। उसने पृथ्वी आत्मा की गोलियों के लिए औषधीय सामग्री पहले ही तैयार कर ली थी। उड़ती आत्मा संप्रदाय के गुप्त कक्ष में बहुत सी औषधीय सामग्री बची हुई थी, साथ ही धुंधली पर्वत श्रृंखला से प्राप्त सामग्री भी। अथर्व के पास अब साधारण गोलियों को परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्री की कमी नहीं थी। देखो, यह अथर्व है जिसने कल चिरायु को एक ही चाल में हरा दिया था। वह एक त्रितत्व मार्शल कलाकार है, इसलिए वह संभवतः शीघ्र ही एक मुख्य शिष्य बन जाएगा। पीछे पहाड़ की ओर जाते हुए चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के कई शिष्य चुपचाप चर्चा कर रहे थे। हालांकि वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में केवल 2 दिन ही रहा था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि अथर्व ने चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के साधारण शिष्यों में एक गहरी छाप छोड़ी थी। यहाँ तक कि कई पुराने शिष्य भी अथर्व की पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ कर रहे थे। कई महिला शिष्याएं और भी ज्यादा साहसी हो गईं और खुलेआम छेड़खानी करने लगीं। और कई महिला शिष्याएं शेख जैसे लोगों से अथर्व के बारे में सब कुछ जानने लगीं। अथर्व को इन बातों की परवाह नहीं थी और उसने ध्यान भी नहीं दिया। कल उसका रौबदार व्यवहार भी अथर्व ने सोच समझकर ही दिखाया था। हालांकि वह रौबदार था, अथर्व ने अपनी ताकत पूरी तरह से जाहिर नहीं की। रौबदार होने का कारण सिर्फ यही था कि ऐसा करके ही वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का ध्यान आकर्षित कर सकता था। इस दुनिया में उसके पिछले जन्म का नीचता का सिद्धांत उपयुक्त नहीं था। यद्यपि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय प्राचीन क्षेत्र की तरह अराजक नहीं था, जहां हर चीज को रोकने के लिए खूनी हत्या की आवश्यकता होती थी, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में एक कमजोर व्यक्ति को केवल कुचले जाने का भाग्य प्राप्त था। भास्कर ने जिस पीछे वाले पहाड़ का जिक्र किया था वह ज्यादा ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं थी। सामने वाले पहाड़ के विपरीत जहां चोटियां बादलों में ऊंची थीं, ये छोटी पर्वत श्रृंखला हालांकि ऊंची नहीं थी, पूरी तरह से चट्टानों से बनी थी और हर जगह कई गुफाएं दिखाई दे रही थीं। फुसफुसाहट। पीछे के पहाड़ पर पहुंचने पर एल्डर भास्कर से अथर्व को मिली जेड पर्ची से तुरंत लाल चमक निकलने लगी और एक अदृश्य शक्ति ने अथर्व को आगे खींच लिया। बॉस, वह अथर्व है। वह एकांतवास में जा रहा है। यहाँ कदम रखना सुविधाजनक नहीं है। उसके एकांतवास से बाहर आने के बाद हमारे लिए कदम उठाने में देर नहीं हुई है। वह एक त्रितत्व मार्शल कलाकार है। चिरायु को एक ही चाल में हरा दिया गया था, इसलिए उससे निपटना आसान नहीं है। तुम्हें किस बात का डर है? जब समय आएगा तो हम सबको यहाँ बुला लेना। मुझे नहीं लगता कि उसकी ताकत हम सबका सामना कर पाएगी। एक पहाड़ी दर्रे के निचले इलाके में कई आकृतियां धीरे से फुसफुसा रही थीं, उनकी आंखों में एक भयावह चमक थी। कुछ ही देर बाद पहली पर्वत चोटी पर अथर्व को एक पत्थर की गुफा मिली। उसने पत्थर की गुफा पर जेड स्लिप रख दी और गुफा तुरंत बंद हो गई। पत्थर की गुफा के अंदर 10 मीटर से अधिक क्षेत्र था, जिसके चारों ओर मोटी पत्थर की दीवारें थीं। पृथ्वी आत्मा की गोलियां परिष्कृत करें। अथर्व इस पत्थर की गुफा से काफी संतुष्ट था। उसने अग्नि ड्रैगन कड़ाही निकाली, पालती मारकर बैठ गया और पृथ्वी आत्मा की गोलियां परिष्कृत करने की तैयारी की। अथर्व के भंडार से तुरंत ही औषधीय पदार्थों का ढेर निकाला गया। पृथ्वी आत्मा की गोलियां उच्च श्रेणी की तृतीय श्रेणी की गोलियां थीं। एक पृथ्वी आत्मा की गोली का मूल्य 50,000 स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक था, जो एक राक्षसी कोर के मूल्य के बराबर था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि पृथ्वी आत्मा की गोलियां राक्षसी कोर से ज्यादा शक्तिशाली थीं। हालांकि राक्षसी कोर कीमती थे, लेकिन उनका सीधे सेवन नहीं किया जा सकता था और एक आत्मा गुरु द्वारा परिष्कृत किए जाने के बाद उनकी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता था। हालांकि अर्थ स्पिरिट गोलियों के लिए औषधीय सामग्री बहुत महंगी नहीं थी। एक अर्थ स्पिरिट गोली की कीमत केवल लगभग 20,000 स्वर्ण मुद्राएं थी।
अब अथर्व को उच्च श्रेणी की तृतीय श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने का थोड़ा भरोसा था। अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ उच्च श्रेणी की तृतीय श्रेणी की पृथ्वी आत्मा गोलियों को परिष्कृत करना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि वह केवल एक को नहीं बल्कि कई को परिष्कृत करने की योजना बना रहा था। अथर्व के हाथ से एक मुहर बनाकर और अपनी उंगली हिलाकर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा निकली और अग्नि ड्रैगन कढ़ाई में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि ड्रैगन कढ़ाई के भीतर आध्यात्मिक अग्नि गरज उठी। लपटों के प्रकट होने के साथ ही पत्थर की गुफा का तापमान तुरंत बढ़ गया, लेकिन स्वाभाविक रूप से इससे अथर्व को कोई बाधा नहीं हुई। आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे प्रबल होती गई और अग्नि ड्रैगन कढ़ाई के भीतर की आध्यात्मिक अग्नि अचानक फैल गई और गरजती हुई लपटों में बदल गई, जो उमड़ने लगीं और जलने लगीं। जैसे जैसे लपटें मंथन और गर्जना करती रहीं, तापमान भी लगातार बढ़ता गया। जैसे जैसे अथर्व की शक्ति बढ़ती गई, इस आध्यात्मिक अग्नि का तापमान भी और भी भयावह होता गया। अथर्व द्वारा पहले आध्यात्मिक अग्नि को सक्रिय करने के समय से कहीं अधिक प्रबल अग्नि ड्रैगन कढ़ाई के भीतर भयानक तापमान व्याप्त था, लेकिन अग्नि ड्रैगन कढ़ाई के बाहर तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं आया। अथर्व ने आह भरी। अंकल नील ने उसे जो चीजें दी वे वाकई असाधारण थीं। पृथ्वी आत्मा की गोली के सूत्र को ध्यान से मन में याद करने के बाद अथर्व ने अपनी आत्मा को शांत किया और शोधन की तैयारी शुरू कर दी। एक प्रकाश पुंज ने हाथ की मुहर बनाकर कई जड़ी बूटियों को ढंक लिया और उन्हें अग्नि ड्रैगन कढ़ाई में फेंक दिया। स्पिरिट अग्नि में लिपटे होने के कारण ये जड़ी बूटियां शीघ्र ही राख में बदल गईं तथा पीछे शुद्ध स्पिरिट द्रव की कुछ बूंदें रह गईं तथा एक समृद्ध औषधीय सुगंध फैलने लगी। अथर्व ने तुरंत अपना हरा चोगा लहराया और फिर से कई जड़ी बूटियों को लपेटकर अग्नि ड्रैगन कढ़ाई में फेंक दिया। जड़ी बूटियां बहुत थीं और यह जल्दी खत्म नहीं होने वाली थी, इसलिए अथर्व ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और अपना पूरा ध्यान पृथ्वी आत्मा की गोली को परिष्कृत करने में लगा दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। इस परिष्कृति के बीच 7 दिन तेजी से बीत गए। इस समय वसंत कस्बे में शास्त्री परिवार हमेशा की तरह था। सामने के आंगन में हल्के हरे रंग की लंबी पोशाक पहने लगभग 36-7 साल की नाजुक रूप रंग वाली एक महिला आंगन में बैठी एकटक आकाश की ओर देख रही थी। यह महिला इस समय बहुत दुबली पतली और जर्जर दिख रही थी और उसकी कनपटियों के बाल सफ़ेद हो गए थे। ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से हेमलता था। अपने बेटे अथर्व के चट्टान से गिरने की खबर सुनने के बाद वह 1 साल से भी ज्यादा समय से दुख में डूबी हुई थी। कई महीनों तक आंसू बहाती रही और हाल ही में थोड़ी शांत हुई। मैडम, खुशखबरी है, उत्साह से भरी एक जोरदार आवाज आए। जैसे ही आवाज आए 18-19 साल का एक युवक दौड़कर उस महिला के पास गया। उस युवक का चेहरा थोड़ा नुकीला और गाल बंदर जैसे थे, लेकिन वह किसी भी तरह से बदसूरत नहीं था। उसकी छोटी छोटी आंखें चमक रही थीं। ये बिल्कुल सारांश ही था। सारांश, क्या हुआ? क्या अच्छी खबर है? हेमलता ने धीरे से पूछा। मैडम, मैं अभी मुख्य हॉल से लौटा हूँ। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय से कोई आया है और उसने बताया है कि यंग मास्टर मरे नहीं हैं और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में वापस आ गए हैं। सारांश की आंखें उत्साह से नम हो गईं। यंग मास्टर के 10,000 फुट ऊंची चट्टान से गिरने की बात सुनकर उसे पिछले 1.5 साल से हर दिन 1 साल सा लग रहा था, हमेशा किसी चमत्कार के इंतजार में। उसने यंग मास्टर के सचमुच जिंदा होने की उम्मीद नहीं की थी। सारांश, क्या ये सच है? हेमलता तुरंत उत्साह से कांपती हुई खड़ी हो गई। उसकी आंखों में खालीपन की जगह 1 साल से भी ज्यादा समय में पहली बार रोशनी की एक झलक दिखाई दी। सारांश सही कह रही है, अथर्व मरा नहीं है। वुडू शहर के एल्डर वांग ने अभी अभी किसी को ये सूचना भेजी है कि अथर्व चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में जा चुका है। आप निश्चिंत रहिए। एक और आकृति आंगन में दाखिल हुई। एक लंबा चोगा पहने और शक्तिशाली आभा बिखेरते हुए वह शास्त्री परिवार का बलराज शास्त्री था। चाचा, क्या अथर्व सचमुच मरा नहीं है? मुझे पता था, ये बच्चा दृढ़ है, वह नहीं मरेगा। भगवान का शुक्र है। हेमलता उत्साह से आगे पीछे चली, फिर ऊपर देखा और देवताओं को धन्यवाद दिया, यह मानते हुए कि स्वर्ग से की गई उसकी सच्ची प्रार्थनाएं काम कर गईं। चिंता मत करो, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। यह अच्छी बात है कि अथर्व ठीक है, बलराज शास्त्री ने धीरे से कहा। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए अथर्व की बंद दरवाजे की साधना के 8वें दिन अग्नि ड्रैगन कढ़ाई के भीतर कई औषधीय तरल पदार्थ निलंबित कर दिए गए और एक विशाल ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। तीसरे दिन अथर्व ने एक पृथ्वी आत्मा गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था। छठे दिन निपुणता प्राप्त करने के बाद अथर्व ने एक ही बार में 2 पृथ्वी आत्मा गोलियों को परिष्कृत कर लिया था। फिलहाल अथर्व का इरादा एक ही बार में 3 अर्थ स्पिरिट पिल्स को परिष्कृत करने का था। 7वें स्तर के स्पिरिट मास्टर के स्तर पर सामान्य स्पिरिट साधक ग्रेड 3 की मध्यवर्ती पिल्स को परिष्कृत करने में असफल हो सकते थे। ग्रेड 3 की उच्च श्रेणी की पिल्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब तक कि वे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली स्पिरिट साधक न हों। फिर भी वे एक बार में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ग्रेड 3 उच्च श्रेणी की पिल्स ही परिष्कृत कर पाएंगे।
और अथर्व इस समय एक ही बार में 3 ग्रेड 3 उच्च श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने की योजना बना रहा था। अगर कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ ये दृश्य देख ले तो वह दंग रह जाएगा। 7वें स्तर के स्पिरिट मास्टर के रूप में एक ही बार में 3 ग्रेड 3 उच्च श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए परिष्कृत तकनीकों, अपार आध्यात्मिक शक्ति और असाधारण आत्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिनमें से किसी की भी कमी नहीं हो सकती। इस स्तर तक पहुंचना शायद पहले स्तर की स्पिरिट आत्मा या दूसरे स्तर की स्पिरिट आत्मा के लिए भी असंभव होगा। अपने हाथों की मुहरों को बदलते हुए एक साथ 3 पृथ्वी आत्मा गोलियों को परिष्कृत करते हुए अथर्व की आंखें धीरे धीरे गंभीर होती गईं। एक हाथ की मुहर बनाते हुए आत्मा ऊर्जा तेजी से बाहर निकली और अग्नि ड्रैगन कड़ाही के भीतर की आत्मा अग्नि का तापमान अचानक फिर से बढ़ गया और एक अत्यंत भयानक गर्मी के साथ फूट पड़ी। इस भयानक तापमान के तहत अग्नि ड्रैगन कड़ाही के भीतर आत्मा द्रव भी तेजी से इकट्ठा होने लगा और अतिरिक्त अशुद्धियां पूरी तरह से निकल गईं, केवल औषधीय पदार्थों की सबसे शुद्ध ऊर्जा ही बची। गोलियों में संघनित हो जाओ। अपने हाथ की मुहर के अचानक दबाव से अथर्व के मुंह से एक धीमी चीख निकली। उसी समय अग्नि ड्रैगन कड़ाही के भीतर का आत्मिक द्रव तुरंत इकट्ठा होने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो, विभिन्न औषधीय ऊर्जाओं के बीच के प्रतिरोध को तोड़कर एक साथ जम रहा हो। जैसे जैसे ये ऊर्जाएं एकत्रित होती गईं, पूरे अग्नि ड्रैगन कड़ाही के भीतर की ऊर्जा आभा भी और अधिक प्रबल होती गई। इस समय अथर्व का चेहरा भी पीला पड़ता गया और उसकी विशाल आत्मिक ऊर्जा तेजी से भस्म होती गई। लगभग आधे घंटे बाद अग्नि ड्रैगन कड़ाही के भीतर अंगूठे के आकार के 3 गोले प्रकट हुए। आत्मिक अग्नि की आड़ में कोई भी धुंधली दृष्टि से देख सकता था कि 3 गोलियों के प्रोटोटाइप धीरे धीरे बन रहे थे। 3 गाढ़ी गोलियां देखकर अथर्व ने राहत की सांस ली। उसने एक और हाथ की मुहर लगाई और आत्मा की अग्नि थोड़ी कमजोर हो गई, लेकिन उसने तीनों गोलियों को लपेटना और उन्हें परिष्कृत करना जारी रखा। जैसे जैसे स्पिरिट अग्नि का शोधन जारी रहा, तीनों गोलियों का रंग भी बदलने लगा, मूल लाल लाल से मलाईदार सफेद रंग में, और गोलियों की सतह भी धीरे धीरे चिकनी और चमकदार हो गई। इस समय अग्नि ड्रैगन कड़ाही के भीतर जैसे ही 3 पृथ्वी आत्मा गोलियों का शोधन अपने अंतिम चरण में पहुंचा, एक तीव्र औषधीय सुगंध और एक विशाल ऊर्जा उतार अचानक भीतर से उमड़ पड़ा। पूरा पत्थर का कक्ष इस विशाल ऊर्जा से भर गया। इकट्ठा करो। अथर्व ने अपनी हाथ की मुहर हटाई और एक सफेद रोशनी उनके चारों ओर फैल गई। 3 पृथ्वी आत्मा गोलियां तुरंत उसके हाथ में आ गईं। तीनों गोलियों में एक गहरी औषधीय सुगंध समाई हुई थी। अगर कोई गोलियों की सतह को ध्यान से देखे तो उसे एक हल्की ऊर्जा प्रवाहित होती हुई दिखाई दे सकती थी, जो अत्यंत गहन प्रतीत हो रही थी। बॉस, मैं ये गोली खाना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये गोली खा लूंगा तो मुझे बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। छोटू की आवाज़ अथर्व के मन में गूंज उठी। पत्थर के कमरे में छोटू अपना छोटा सा सिर उठाए लालच से उन पृथ्वी आत्मा गोलियों को घूर रहा था जिन्हें अथर्व ने अभी अभी अपने हाथ में परिष्कृत किया था। लो लो पेटू। अथर्व हल्के से मुस्कुराया, ये जानते हुए कि इस पृथ्वी आत्मा की गोली से छोटू को भी कई फायदे होंगे। उसने छोटू की ओर एक पृथ्वी आत्मा की गोली फेंकी। हिस। छोटू ने अपनी जीभ बाहर निकाली और झट से गोली मुंह में डाल ली। फिर उसने गोली पेट में गटक ली और तुरंत संतुष्ट हो गया। पृथ्वी आत्मा की गोली को परिष्कृत करो और आत्मिक ऊर्जा में सफलता पाने के लिए तैयार हो जाओ, अथर्व ने धीरे से कहा। आत्मिक ऊर्जा में सफलता पाने के बाद एकांतवास से बाहर आने में देर नहीं लगेगी। एक पृथ्वी आत्मा की गोली लेने के बाद अथर्व ने तुरंत उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसके शरीर में पृथ्वी आत्मा की गोली धीरे धीरे एक विशाल ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट को सक्रिय करके अथर्व ने उसे आसानी से निखारना शुरू कर दिया। ग्रेड 3 की उच्च श्रेणी की अर्थ स्पिरिट पिल में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा थी। यह ऊर्जा उसके मेरिडियंस को भरती गई और फिर अथर्व के आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र और उसके मन के क्यूई सागर में प्रवेश कर गई। पृथ्वी आत्मा गोली में निहित ऊर्जा का प्रभाव आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला था। इस समय अथर्व के आध्यात्मिक ऊर्जा स्थान और क्यूई सागर के भीतर ऊर्जा की धाराएं एकत्रित होने लगी और यिन यांग आत्मा मार्शल आर्ट के शोधन के तहत वे लगातार आत्मिक ऊर्जा की धाराओं में परिवर्तित हो रही थीं। अथर्व को लगा कि यह विशाल ऊर्जा चौथे स्तर के स्पिरिट मास्टर को अवशोषित करने के बराबर ही थी, शायद थोड़ी कम। हालांकि चौथे स्तर के स्पिरिट मास्टर की स्पिरिट ऊर्जा को अवशोषित करने और अशुद्धियों को दूर करने के बाद उसे केवल लगभग 10वां हिस्सा ही लाभ मिल सका। लेकिन इस गोली से प्राप्त ऊर्जा के साथ उसे अशुद्धियों को दूर करने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी स्पिरिट गोली से ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत करने के बाद उसे अंततः जो लाभ प्राप्त हुए वे चौथे स्तर के स्पिरिट मास्टर को अवशोषित करने से प्राप्त लाभों से कम नहीं थे, और शायद थोड़े अधिक भी। ऐसे परिष्कार के साथ समय धीरे धीरे फिर बीत गया। वह बच्चा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। वह बच्चा एकांतवास में है, उसे जल्द ही बाहर आ जाना चाहिए। उसके बाहर आते ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमने बहुत ज्यादा हंगामा मचा दिया है। मैंने सुना है कि उस बच्चे के एल्डर भास्कर के साथ अच्छे संबंध हैं।
तो क्या हमें सज़ा मिलेगी? बड़े भाई में इसे डरने की क्या बात है? चिंता मत करो, अगर हमें सज़ा मिली तो कोई ना कोई तो हमारे लिए खड़ा होगा ही। पीछे पहाड़ पर कई आकृतियां परछाइयों में छिपी हुई थीं। अभी भी काफ़ी नहीं है, जारी रखो। 3 दिन बाद अथर्व ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आत्मिक ऊर्जा साधना का स्तर मूल रूप से 7वें स्तर के स्पिरिट मास्टर के मध्य स्तर पर था। एक अर्थ स्पिरिट पिल लेने के बाद वह 8वें स्तर के स्पिरिट मास्टर तक नहीं पहुंच पाया। बिना किसी हिचकिचाहट के अथर्व ने एक और अर्थ स्पिरिट पिल ले ली। 8वें स्तर के स्पिरिट मास्टर तक पहुंचने के बाद वह 9वें स्तर के स्पिरिट मास्टर तक पहुंचना जारी रख सकता था और फिर स्पिरिट सोल और मार्शल सोल तक पहुंचने की तैयारी कर सकता था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। हालांकि नए शिष्यों के बीच उसकी ताकत अच्छी मानी जानी चाहिए। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्यों या पुराने शिष्यों के बीच उसकी ताकत का स्तर उतना अधिक नहीं हो सकता। साथ ही चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रतिहार परिवार के लोग भी हैं और उन्होंने उससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। केवल शक्तिशाली होने पर ही वह हर चीज से निपट सकता है। इस साधना के दौरान पत्थर की गुफा में एक पृथ्वी आत्मा की गोली लेने के बाद छोटू भी पत्थर की गुफा में कुंडली मारकर बैठ गया और साधना करने लगा। उसके चारों ओर एक हल्की पीली रोशनी फैल गई। समय धीरे धीरे फिर बीतता गया। तीसरे दिन अथर्व एक चमकदार अदृश्य पारदर्शी प्रभामंडल से आच्छादित हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी की एक अदृश्य ऊर्जा उसके शरीर में समाहित हो रही थी और उसका आभामंडल एक अवरोध को तोड़कर ऊपर की ओर उठ रहा था। टकराना। उसके मन में आध्यात्मिक ऊर्जा सागर में एक धीमी सी गूंज उठी। ऊर्जा सागर के भीतर का स्थान कई गुना फैल गया और इस क्षण अथर्व आखिरकार 8वें स्तर के आध्यात्मिक गुरु के क्षेत्र में पहुंच गया था। उसका आभामंडल फिर से उमड़ पड़ा, जिसे शांत होने में काफी समय लगा। अथर्व के चारों ओर एक अदृश्य प्रभामंडल टिमटिमा रहा था। अपने मन में आध्यात्मिक ऊर्जा के सागर में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हुए अथर्व मुस्कुराया। हर स्तर की सफलता के साथ उसकी शक्ति दोगुनी होती गई। लगभग आधा महीना हो गया है, अब एकांतवास से बाहर आने का समय आ गया है। अथर्व ने खुद को साफ किया और तुरंत छोटू उसके कंधे पर कूद पड़ा। आदमी और जानवर गुफा से बाहर निकल गए। जल्दी से जाकर बॉस को खबर दो, वह बच्चा एकांतवास से बाहर आ गया है। दूर एक बड़ी चट्टान के पीछे 2 आकृतियां तेजी से पीछे हट गईं। बॉस, आपकी आभा बहुत प्रबल है। मेरे मन में जो जानकारी है उसके अनुसार आपको आत्मा और मार्शल आर्ट दोनों का साधक होना चाहिए, है ना? छोटू की आवाज अथर्व के मन में बोली। ये सही है। अथर्व मुस्कुराया। बॉस, आप बहुत ही जबरदस्त हैं। आत्मा और मार्शल आर्ट के दोहरे साधक 10 लाख में एक होते हैं। छोटू ने आश्चर्य से कहा, उसकी छोटी आंखें उत्साह से भर गईं। छोटू, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? अथर्व ने पूछा। मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में इसकी कोई याद नहीं है। छोटू ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। बॉस, आगे बहुत से लोग अपनी आभा छिपा रहे हैं। अचानक छोटू ने अपना छोटा सा सिर उठाया, उसकी सतर्क निगाहें घाटी के बाहर घूम गईं। सचमुच वहां बहुत सारे लोग हैं। उसकी आत्मशक्ति बाहर की ओर टटोलने लगी और अथर्व का चेहरा अचानक डूब गया। उसके मन में उसने आगे दर्जनों आभाएं देखीं। बॉस, लगता है वे लोग आपको पकड़ने आ रहे हैं। एक क्षण बाद छोटू ने कहा। अथर्व धीरे धीरे आगे बढ़ा। जांच करने पर उसने पाया कि दर्जनों आभाएं सचमुच उस पर टिकी हुई थीं। उसने कहा, ठीक है, उन्हें मेरे पास आना चाहिए। ये सभी मार्शल मास्टर स्तर के हैं। मैं इन्हें अकेले ही निगल सकता हूँ। मुझे बस भूख लगी है। छोटू ने कहा। छोटू, मेरी आज्ञा के बिना खुद को उजागर मत करना। मैं संभाल लूंगा, अथर्व ने धीरे से कहा। एक पल सोचने के बाद उसे प्रतिहार परिवार का ख्याल आया। क्या ये लोग प्रतिहार परिवार द्वारा भेजे गए होंगे? अगर ऐसा है तो वह पीछे नहीं हटेगा। अथर्व, रुको। तभी एक धीमी सी आवाज आई। उसी समय अथर्व के सामने एक नीची चट्टान के नीचे से दर्जनों आकृतियां उछलकर बाहर आईं। एक शक्तिशाली आभा नीचे दब गई। अथर्व की नजरें उन पर ठंडी पड़ गईं। कुल 53 लोग थे, जिनकी साधना का स्तर प्रथम स्तर के मार्शल मास्टर से लेकर चतुर्थ स्तर के मार्शल मास्टर तक था। अथर्व की नज़र आखिरकार उस युवक पर पड़ी जिसने अभी अभी बात की थी। इस युवक के काले लंबे बाल, चौड़े कंधे, बड़ी बड़ी आंखें और गठीला शरीर था। इस समय उसकी आंखों में एक हल्की सी ठंडक छा गई। क्या वह 5वें स्तर के मार्शल मास्टर क्षेत्र के शिखर पर है? अथर्व की नज़र काले बालों वाले उस युवक पर टिकी थी। उसकी आभा को महसूस करते हुए वह वास्तव में 5वें स्तर के मार्शल मास्टर क्षेत्र के शिखर पर था। उसे टाइगर लिस्ट में उच्च स्थान पर रखा गया एक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। एक 5वें स्तर का मार्शल गुरु, 5 चौथे स्तर के मार्शल गुरु। अथर्व ने वहां आए हुए 53 चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्यों पर नजर डाली। उनमें सबसे शक्तिशाली ये 5 लोग थे। बॉस, वह अथर्व है। आपको बदला लेने में मेरी मदद करनी होगी।
काले बालों वाले युवक के बगल में बाएं कंधे पर सफेद पट्टी बांधे एक युवक अथर्व को घूर रहा था। उसकी आंखों में अभी भी डर साफ झलक रहा था। यह विपिन था, जिसके कंधे की हड्डी आधे महीने पहले अथर्व के पंजे से फट गई थी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अथर्व ने काले बालों वाले उस युवक से हल्के से कहा। उसका दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि विपिन उससे बदला लेने के लिए लोगों को लाया था। क्या ये लोग प्रतिहार परिवार द्वारा भेजे गए नहीं थे? तुमने मेरे सिहाई ग्रुप के किसी व्यक्ति को घायल किया है, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। काले बालों वाले युवक ने ठंडे स्वर में कहा। तो तुम वही सुमेश हो? अथर्व ने शांति से कहा। उसने शिक और दूसरों से सुना था कि विपिन और बाकी लोग सुमेश के लोग थे, जो खुद को सिहाई ग्रुप कहते थे। हाँ, सही कहा, मैं टाइगर लिस्ट में 5वें स्थान पर हूँ। मैंने सुना है कि तुम 3 गुणों वाले मार्शल आर्टिस्ट हो। आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे 3 गुण टाइगर लिस्ट के पहले 5 गुणों के सामने कुछ भी नहीं हैं। काले बालों वाले युवक ने ठंडे स्वर में कहा, फिर अपने आसपास के लोगों से कहा, इस बच्चे को भागने मत देना। हुश हुश। जो बाउटियन सहित 52 लोग तुरंत फैल गए और अथर्व को बीच में घेर लिया। क्या तुम लड़ना चाहते हो? अथर्व ने फिर भी शांति से कहा। इसी समय उसके हाथों में 2 पंजे वाले दस्ताने तुरंत दिखाई दिए, जिन्हें उसने बिना किसी हड़बड़ी के पहन लिया। अथर्व के हाथों में पंजे देखकर विपिन का दिल कांप उठा और वह फिर से कुछ भयभीत हो गया। तो क्या हुआ अगर हम लड़ पड़े? मरने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं असल में तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। अब मुझे तुम्हारी जान चाहिए। सुमेश की आंखों में अचानक एक ठंडी चमक फैल गई। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, उसके हाव भाव भी डूब गए। उसके शरीर से एक जबरदस्त सफ़ेद रोशनी फूट पड़ी और साथ ही एक जानलेवा इरादा हवा में फैलने लगा। वह असल में एक वायु गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट है। अथर्व ने सुमेश की तरफ देखा। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी ठंडक उभर आई। उसने अपने हाथों के पंजों को हल्के से ऊपर उठाया। पंजों से एक हल्की सी झुलसती हुई आभा फैल गई। अथर्व की आंखों से भी एक ठंडक निकल आई। अथर्व ने स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंद्वी के जानलेवा इरादे को भांप लिया। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए उसे विनम्र होने की जरूरत नहीं थी। अथर्व, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे तीनों गुणों में क्या खास बात है। सुमेश के मुंह से एक धीमी चीख निकली। उसने अपने हाथ में एक हरी लंबी कृपाण थामे हुए एक मोहर की तरह हाथ में थाम रखी थी। तलवार पर एक चमकदार ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी। हुश हुश। सुमेश ने पहला हमला किया। ट्रू क्यू उसके पैरों से चमकता हुआ उछला। वायु विशेषता वाले मार्शल कलाकारों की गति अत्यंत तीव्र थी। एक क्षण में उसने अपने पीछे प्रतिबिंबों का एक निशान छोड़ दिया। एक कृपाण किरण नीचे गिरी। उस लंबी कृपाण से 10 मीटर से भी अधिक लंबी एक कृपाण किरण निकली। जहां से कृपाण किरण गुजरी, वहां कंपन हुआ। हवा के तेज झोंकों ने हवा में ध्वनि धमाकों की एक श्रृंखला उत्पन्न कर दी। 5वें स्तर के सर्वोच्च मार्शल मास्टर के कृपाण प्रहार और उसकी गति के संयोजन से निश्चित रूप से काफी गति प्राप्त हुई। आगे बढ़ती कृपाण किरण को देखकर अथर्व ने उपहास किया। उसके चारों ओर से एक भयानक मारक आभा तुरंत फूट पड़ी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? दुर्भाग्य से इस जीवन में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। राक्षसी मारक आभा के नीचे अथर्व के हाथों की मुहरें बदल गईं। उसके हाथों के पंजों से एक झुलसती हुई लपटें तुरंत फूट पड़ीं। उसके दाहिने हाथ में एक पंजे का निशान सीधे आती हुई कृपाण की किरण से टकराया और उससे जोर से टकराया। बैंग बैंग। ध्वनि की तेज ध्वनि तुरंत गूंज उठी। प्रचंड ऊर्जा बिखर गई। अदृश्य ऊर्जा के फैलने के साथ ही सुमेश का शरीर अचानक पीछे हट गया। एक विशाल बल ने उसे सीधे पीछे धकेल दिया। साथ चलो, इस बच्चे को जिंदा मत छोड़ना। सुमेश का चेहरा तमतमा गया। जैसे ही उसका शरीर पीछे हटा, उसने अपने आसपास खड़े दर्जनों लोगों से भी बात की। जाओ। आसपास मौजूद दर्जनों लोग जोर से चिल्लाए। उनकी अपनी अपनी प्रचंड सच्चीची बाहर निकल आए। 50 से ज्यादा मार्शल मास्टर स्तर के साधक एक साथ आगे बढ़े। हालांकि वे केवल तीसरे, चौथे और दूसरे स्तर के मार्शल मास्टर लोगों में थे, इतने सारे लोगों के साथ गति बेहद भयावह थी। हा 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 हा, कुछ जोकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तुम इतने काबिल नहीं हो। अगर ऐसा है तो तुम सब नर्क में जाओ। एक हिंसक हत्या का आभामंडल उमड़ पड़ा। अथर्व के शरीर से एक भयानक वध का आभामंडल कांप उठा। अगर कोई उसकी जान चाहता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कहीं भी हो, अथर्व उसे बिल्कुल नहीं जाने देता। एक भी नहीं। उसी समय इस शक्तिशाली जानलेवा इरादे और आभा को महसूस करते हुए झुंड में आगे बढ़ते हुए चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायी तुरंत स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में अनायास ही एक ठंडक फैल गई। पलक झपकते ही अथर्व ने एक अजीब सी मुहर बनाई। उसी समय अथर्व की आंखों में अचानक एक आकृति की रोशनी फैलने लगी। शून्य आत्मा ब्रह्म मुहर। अथर्व ने अंदर से एक हल्की चीख निकाली, जिससे उच्च श्रेणी का पीला स्तर का आध्यात्मिक कौशल शून्य आत्मा ब्रह्म सील सक्रिय हो गया। एक अजीब सा दृश्य सामने आया। ठीक इसी समय चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्य जो अथर्व के सामने दौड़े आए थे और उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, अथर्व को देखकर एकदम से निश्चल और स्तब्ध हो गए।
अथर्व की नज़र सामने की ओर घूम गई। जैसे ही एक अजीब सा आभामंडल फैला, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सभी शिष्य स्तब्ध होकर स्थिर खड़े हो गए। उनमें से हर एक ऐसा था मानो किसी ने अपनी आत्मा खो दी हो और वह हतप्रभ हो। इस समय ये चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्य पूरी तरह से अथर्व के नियंत्रण में थे। शून्य आत्मा ब्रह्म मुहर के तहत लोगों को ब्रह्म में खींचा जा सकता था। इस समय अथर्व पहले से ही 8वें स्तर के आध्यात्मिक गुरु थे। सामान्य अवस्था में भी उच्च श्रेणी के पीले स्तर के आध्यात्मिक कौशल शून्य आत्मा ब्रह्म मुहर का उपयोग करना इन चौथे, तीसरे और दूसरे स्तर के मार्शल गुरुओं के लिए संभव नहीं था। इसके अलावा ये चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्य पूरी तरह से तैयार नहीं थे और तुरंत ही भ्रम में पड़ गए। उन्हें अब बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तुम सब मर जाओ। इस समय अथर्व का दिल पूरी तरह से जानलेवा इरादे से भर गया था। उसके मुंह के कोने पर धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान उभर आई। यह एक खूनी मुस्कान थी। प्राचीन क्षेत्र और मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में हुई तपिश ने अथर्व की हड्डियों में खूनी स्वभाव को पहले ही उजागर कर दिया था। जैसे ही उसने शून्य आत्मा ब्रह्म मुहर लगाई, अथर्व की आकृति उसी समय अपने मूल स्थान से गायब हो गई। आसपास की हवा में पंजों के निशान आकाश में भर गए, एक झुलसा देने वाली आभा लिए एक तूफान की तरह अचानक फैल गए। सब कुछ डूब गया। हुश हुश, आकाश में फैले पंजों के निशान हवा को चीरते हुए निकल रहे थे। अंतरिक्षीय वायु प्रवाह सीधे बिखर गया। प्रचंड ऊर्जा ने अंतरिक्षीय वायु प्रवाह को संकुचित कर दिया, जिससे वह मुड़ गया। तीखे ध्वनि गुबार लगातार फूट रहे थे। जैसे ही पंजों के निशान आसमान में गिरे, अनगिनत रक्तवर्णी ज्योतियां आसमान में उछलीं, साथ ही अनगिनत त्वचा और मांस के टुकड़े भी। साथ ही कई सफ़ेद हड्डियां और टूटे हुए आंतरिक अंग भी थे। पीछे पहाड़ पर चीखें गूंजने लगीं। जब पंजों के निशान पड़ते तो शून्य आत्मा की मायावी मुहर के जाल में फंसे लोग जाग उठते और फिर करुण क्रंदन शुरू हो जाता। आकाश में करुण क्रंदन गूंज उठा। जैसे ही हिंसक संहार का आभामंडल फैला, पूरा पिछला पहाड़ रक्त की रोशनी में लिपट गया। ये घोर नरसंहार था, रक्तपिपासु और क्रूर संहार।